प्यारे बच्चों, अपने पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं। यानी इसको पढ़ने के बाद अब दुनिया जहान के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, बस आपको ईमानदारी से पढ़ना है। बहुत डिटेल लेक्चर होगा, अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो उसको भी बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में ना सबसे पहले बेटा जो हमें पढ़ना होता है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहला टॉपिक मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, वो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कई बार गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। अब जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल पे ध्यान देना है। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये होने वाला है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो हमें इस डायग्राम को समझना है। इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। लेकिन अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं अलग से इस पूरे टॉपिक को आपको समझाता हूं। देखो, सबसे पहले टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा सबसे पहला टॉपिक है, जो कि काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनाते हैं। दो बर्तन लेते हैं, एक बर्तन इस तरफ, और इस बर्तन को हम एक सॉल्यूशन से भर देते हैं। वो सॉल्यूशन क्या होता है? 1 मोलरिटी जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से एक बर्तन को भर दिया जाता है। एक दूसरा बर्तन होता है प्यारे बच्चों, ये दूसरा बर्तन है, इसके अंदर भी एक सॉल्यूशन बना के डाला जाता है। सॉल्यूशन ये होता है 1 मोलरिटी, कैपिटल एम मतलब मोलरिटी, और बेटा ये होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। फिर प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या किया जाता है, मैं आपको समझा रहा हूं। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। जितनी इंफॉर्मेशन यहां लिखी है वो सारी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। यहां भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, लेकिन पहले आप कंस्ट्रक्शन देख लो मेरे हिसाब से। यहां पर एक रॉड डाला जाता है। रॉड प्यारे बच्चों, ये रॉड होता है जिंक का, ये जिंक का रॉड होता है। तो आपको याद रखना है कि जिंक सल्फेट में जिंक का ही रॉड डालते हैं, रॉड। और प्यारे बच्चों, कॉपर सल्फेट में एक कॉपर का रॉड डाला जाता है, कॉपर का रॉड। अच्छा, अब प्यारे बच्चों, ये मेरे लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। दिस इज राइट हैंड, राइट, और दिस इज लेफ्ट, ये मेरा लेफ्ट हैंड। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये राइट हैंड है इस तरफ, और इस तरफ है लेफ्ट हैंड। तो इसको एनोड कहा गया है, जो लेफ्ट में है। एक ट्रिक होता है बहुत सिंपल, LOAN मैं लिख देता हूं। एल का मतलब बेटा लेफ्ट, ठीक है। ओ का मतलब यहां पर है ऑक्सीडेशन, मैं आपको सब बताऊंगा, प्यार से समझते रहो। ए का मतलब प्यारे बच्चों यहां पर एनोड होने वाला है, एनोड, ठीक है। और एन का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव। अब ये सारी बातों को डिटेल में बात करेंगे कि लेफ्ट हैंड मतलब ये वाला LON, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। दिस इज लेफ्ट, दो है, एक राइट और एक लेफ्ट। ये जो लेफ्ट वाला है ये नेगेटिव होगा, पहला पॉइंट, क्योंकि LOAN में एन का मतलब नेगेटिव, यानी लेफ्ट वाला नेगेटिव होगा, लेफ्ट वाला नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव होगा, इसको एनोड नाम दिया जाएगा, इसको एनोड कहा जाएगा, एनोड। और सबसे बड़ी बात, यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन से मेरा क्या मतलब है कि ये जो जिंक है, इसके अंदर जिंक, ये जिंक का जो रॉड है बेटा, ये जिंक का रॉड, ये जिंक का जो रॉड है, तो होता है क्या, जो जिंक का रॉड होता है, जिंक, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का प्यारे बच्चों मतलब होता है कि जिंक ये +2 में बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ता है। तो ऑक्सीडेशन से ये मेरा मतलब था कि देखो, ऑक्सीडेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, मैं आपको हल्का सा समझा दूं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर जो जिंक है वो जिंक +2 में जाएगा और इसके 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। यानी कुल मिला के कहानी ये होने वाली है कि जो जिंक का रॉड है बेटा, ये जिंक का रॉड, ये जो रॉड है, रॉड, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिंक +2 बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब प्यारे बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे जाना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन। ये बेटा ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है और एरो ऊपर की तरफ है, यानी इलेक्ट्रॉन उधर जाना स्टार्ट करते हैं। अब प्यारे बच्चों, इधर बात करते हैं हम राइट हैंड साइड में। तो जैसे अगर लेफ्ट हैंड साइड को आप एनोड बोल रहे हो, तो राइट हैंड साइड को आप कैथोड बोलते हो, कैथोड। जैसे आप बोल रहे हो कि यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन का उल्टा यहां पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन। टेंशन लेने की बात नहीं है, धीरे धीरे आप चीजों को कैच कर लोगे। फिर प्यारे बच्चों, जैसे कहा जा रहा है कि यहां पर नेगेटिव है, तो यहां पर उल्टा होगा कि ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। तो प्यारे बच्चों, होता क्या है, हम यहां से अगर यहां से एक वोल्ट मीटर लगाए, हम वोल्ट मीटर, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन, हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको करंट दिखाई देता है। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि जो जिंक है, जिंक, उसका ऑक्सीडेशन होता है और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्लो करते हुए इस तरफ चला जाता है प्यारे बच्चों। अच्छा, तो होता क्या है प्यारे बच्चों, ये जो कैथोड है, कैथोड, इसको कैथोड बोलते हैं, और ये रॉड कॉपर की होती है, कॉपर की रॉड। तो ये जो कैथोड है ना, कैथोड, यहां पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होता है बेटा, जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर का +2 होता है, कॉपर का +2, ये कॉपर का +2, कॉपर का +2 क्या करता है समझना, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके खुद को कॉपर 0 बनाता है और इसी को रिडक्शन कहा गया है। यानी कुल मिला के हो क्या रहा है, यहां से आपका जो इलेक्ट्रॉन है, यहां से जो आपका इलेक्ट्रॉन है, फ्लो करते हुए इलेक्ट्रॉन जाता है, और इलेक्ट्रॉन जाता है, और यहां पर जो कॉपर का +2 होता है, कॉपर +2 आयन, वो उस 2 इलेक्ट्रॉन को खा के खुद को कॉपर 0 बनाता है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हमें इस तरफ करंट दिखाई देता है। तो यही बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, ये सारी बातों को हम समझेंगे और इस डायग्राम को भी देखेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल होती है। ये कन्वर्ट करता है प्यारे बच्चों, क्या कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पर हम केमिकल डाल रहे हैं, हम जिंक सल्फेट डाल रहे हैं, कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं, तो हम केमिकल की हेल्प से हम करंट को पा रहे हैं। यानी हमने क्या किया है प्यारे बच्चों, हम लोगों ने बहुत ही आराम से कन्वर्ट कर लिया केमिकल से इलेक्ट्रिकल। तो केमिकल जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिसिटी को बनाया।
अब प्यारे बच्चों सेटअप इसका बहुत सिंपल होता है, 2 हाफ सेल्स, इसमें आधे आधे 2 बर्तन होते हैं और इसमें होता है मेटल इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स मतलब जो रॉड डाला हमने, रॉड, एक रॉड यहां डाला, एक रॉड यहां डाला, यानी कि ये 2 हाफ सेल्स है, एक इधर हाफ सेल है, एक इधर हाफ सेल है और बीच में ये 2 रॉड है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब जैसा मैंने आपको बताया कि करंट की डायरेक्शन इस तरफ होती है, करंट इस तरफ होता है क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन करंट के ऑपोजिट होता है, ये बात आपको याद रखना है। अब हो क्या रहा है यहां पर प्यारे बच्चों, अब कनेक्शन जो है, कनेक्शन जॉइंट बाय ए सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है मैं आपको हल्का सा समझा दूं ताकि आपके दिल में, दिमाग में एक क्लियरिटी आ जाए कि बेटा ये जो आधा आधा होता है, इधर का आधा और इधर का आधा, इसको इससे ज्वाइन किया गया, इससे, ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को प्यारे बच्चों सॉल्ट ब्रिज का नाम दिया गया है। इसका नाम सॉल्ट ब्रिज क्यों है उसके पीछे लॉजिक समझ लो। इसके अंदर KCl, KNO3, अगर अगर, ये सबको मिला के बनाया जाता है। KCl और KNO3 को अगर अगर, अगर अगर क्या है, एक मटेरियल है, मटेरियल। तो KCl और KNO3 को अगर अगर में मिला के डाल दिया गया। क्या कहने का मतलब है कि सर इसके अंदर KCl है, KNO3 है और KCl KNO3 को डाला जाता है अगर अगर में। इन दोनों में से किसी को भी एक अगर अगर नाम की पेस्ट होती है, पेस्ट, जैसे पानी, जैसे हम कहते हैं कि भाई नमक को पानी में डाला, तो नमक को पानी में डाला, वैसे ही KCl को या KNO3 को डाला जाता है अगर अगर में। तो अगर अगर एक चीज है बेटा, जैसे दूध, मिल्क, जैसे दूध एक चीज है, दूध में चीनी डाला, वैसे अगर अगर भी एक चीज है, ठीक है ना, एक काफी मोटा और थिक पेस्ट बनाते हैं, पेस्ट। KCl और KNO3 को मिला के एक मोटा थिक पेस्ट बनाते हैं और उस पेस्ट को इसमें डाल देते हैं बेटा, इसके अंदर डाल देते हैं उस पेस्ट को, इसके अंदर मोटा सा थिक पेस्ट, इस पेस्ट को डाल देते हैं सॉल्ट ब्रिज, इसका नाम होता है सॉल्ट ब्रिज। तो ये जो दोनों हाफ सेल है इनको हम कनेक्शन करते हैं सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से। और सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है, KCl होता है या तो KNO3 होता है, इन अगर अगर। अगर अगर एक मटेरियल का नाम है, आपने पहले नहीं सुना, इसमें कोई गलती नहीं आपकी, बस अगर अगर, जैसे दूध होता है, दूध इज अ मटेरियल, पानी इज अ मटेरियल, वैसे एक मटेरियल का नाम। अब प्यारे बच्चों ये सॉल्ट ब्रिज है, इस सॉल्ट ब्रिज को, ये जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज ये क्या करता है, तो सबसे पहले तो कंप्लीट द सर्किट। ये सॉल्ट ब्रिज है, ये सर्किट को कंप्लीट करता है क्योंकि इसको और इसको आपस में ज्वाइन कर देता है। अच्छा जी, सर्किट को कंप्लीट करता है। इसके अलावा क्या करता है, ये समझना ध्यान से, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये दोनों हाफ सेल को न्यूट्रल रखता है। न्यूट्रल चीजें अच्छे से काम करती है, फंक्शन करती है। न्यूट्रल होने से ये फायदा होगा कि ये जो हमारा सिस्टम है ये खराब नहीं होगा, बहुत टाइम तक चलेगा, बहुत देर तक चलेगा। तो न्यूट्रल रखना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो आप बोलोगे सर्किट को कंप्लीट करता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। तो फिलहाल प्यारे बच्चों हमने क्या जाना, फिलहाल हम लोगों ने ये जाना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल की हेल्प से हमें करंट मिलता है। उसके अलावा प्यारे बच्चों हमने जाना कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, कौन नेगेटिव होता है, कौन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ होता है, करंट का फ्लो उसके ऑपोजिट होता है, एक जगह पर ऑक्सीडेशन और एक जगह पर होता है रिडक्शन। अब यही इंफॉर्मेशन को थोड़ा और नीचे मैंने लिखा हुआ है, अगर आप इंफॉर्मेशन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं बेटा जिंक और कॉपर, जिंक एंड कॉपर की हम बात कर रहे हैं। तो बेटा जब जिंक और कॉपर इस्तेमाल होता है, जैसे हमने अपने सेल में आप देखोगे तो एक जगह जिंक सल्फेट लिया है, जिंक, और एक जगह कॉपर लिया है। तो जिंक और सल्फेट जब हम यूज करते हैं ना प्यारे बच्चों, तो उसको डैनियल सेल कहा जाता है, डैनियल सेल। तो डैनियल सेल में एनोड नेगेटिव होता है, जैसे मैंने क्लियरली आपको बताया, एक ट्रिक बताया लोन, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा और नेगेटिव होगा। तो बेटा एनोड नेगेटिव होता है और यहां पर ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड आपका पॉजिटिव होता है, जैसे मैंने आपको बताया, और यहां पर रिडक्शन होता है। यानी एक बंदा इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस प्रकार से पूरा गेम चल रहा है। अब प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स हमने कौन से यूज किए थे, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है मटेरियल। हमने जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट यूज किया था, जिंक एनोड पे, कॉपर सल्फेट कैथोड पे यूज किया था। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, जिंक से कॉपर, इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर है बेटा, इलेक्ट्रॉन, और इस तरफ है करंट, जिंक से कॉपर। देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर होता है। अच्छा, तो ये पूरी कहानी हमने समझी। आप प्लीज इस डायग्राम को नोट करो, 2 मिनट का टाइम लगाओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों जिसको समझ में आ गया है प्लीज कमेंट करो कि समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जिसको सॉल्ट ब्रिज समझ नहीं आया बता दूं, सॉल्ट ब्रिज कुछ नहीं होता बेटा, यहां से यहां जोड़ने वाली जो चीज है इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, KCl या KNO3 होता है अगर अगर नाम के एक मटेरियल के साथ, जैसे पानी के साथ चीनी डालते हैं, वैसे ही KNO3 को उस अगर अगर के साथ डालते हैं ताकि वो मोटा रहे, थिक रहे, मोटा और थिक पेस्ट होता है, मतलब शहद की तरह होता है। और ये सॉल्ट ब्रिज दोनों सिस्टम को आपस में जोड़ता है और सिस्टम को न्यूट्रल रखता है। न्यूट्रल चीजें अच्छे से काम करती है लंबे समय तक। सो बेटा प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो रिएक्शंस क्या होंगे हमारे, देखो तो हमारे एनोड पे क्या होगा, जिंक +2 में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। कैथोड पे क्या होगा, कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड बन जाएगा, मतलब कॉपर 0 में आ जाएगा, 0 में। अब इससे क्या होता है, एक बात आप हमेशा याद रखना जो आपके काम आएगा। पहला बात याद रखना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो जिंक का रॉड गलता है बेटा, जिंक के रॉड के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सोचो किसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो गल जाएगा, तो जिंक का इसका वेट डिक्रीज होता है, इसका जो वेट है वेट वो डिक्रीज होता है बेटा, W का मतलब होता है वेट, तो जिंक रॉड का वेट डिक्रीज होता है। लेकिन याद रखना बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, समझना, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठा होता है और इस इलेक्ट्रॉन की लालच में, इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कॉपर यहां पर इकट्ठा हो जाता है, कॉपर यहां पर इकट्ठा हो जाता है, तो यहां पर वेट इंक्रीज होता है बेटा, इंक्रीज। ऐसा समझो, मैं बता रहा हूं सिंपल लॉजिक है, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका वेट डिक्रीज होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन गया और यहां आके इलेक्ट्रॉन रुकेगा
रुकने का मतलब है कि एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आ रहा है ऐसे मानो, तो यहाँ पर वेट इंक्रीज होता है। तो कुल मिला के ये जो जिंक का रॉड है गल जाता है बेटा, ये गल जाता है, लेकिन कॉपर का रॉड जो है मोटा होता जाता है समय के साथ, इसका वेट इंक्रीज होता है। उसके पीछे रीजन पता है क्या होता है? रीजन ये होता है कि जो अंदर के कॉपर प्लस 2 है, सॉल्यूशन के कॉपर प्लस 2 वो ऊपर चले जाते हैं। तो हो क्या रहा है, यहां पर जिंक जो है गल रहा है, लेकिन यहां पर कॉपर मोटा हो रहा है। मोटा क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर वाले कॉपर ऊपर जा रहे हैं, रॉड के ऊपर जा रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है थोड़ी सी, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो दो बातें हमने सीखी कि जिंक प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन खा के कॉपर 0 बनेगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने से क्या होता है, देखो ये है एरो और बेटा ये है एरो। तो ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन एरो के बाद है और ये 2 इलेक्ट्रॉन एरो से पहले है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। और ये जिंक सॉलिड और ये कॉपर प्लस 2 ये दोनों ही एरो से पहले है। देखो ये एरो से पहले है जिंक और इस एरो से पहले है कॉपर, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। फिर एरो के बाद देखो इधर है जिंक का प्लस 2 और इधर है कॉपर का 0, ये तो इसको बोलते हैं ओवरऑल रिएक्शन। तो फिलहाल आपने रिएक्शन पढ़ा, अब हम फटाफट आगे बढ़ते हैं, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक हमारे पास होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल, कि आप एक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो बहुत सिंपल तरीका होता है एक सेल को रिप्रेजेंट करने का। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑक्सीडेशन दिखाना है, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट हैंड में ऑक्सीडेशन होता है, और राइट हैंड साइड में आपको रिडक्शन दिखाना है कि भाई इसका रिडक्शन हो रहा है। तो हमारा जो जिंक है, जिंक वो 0 से प्लस 2 में जाता है, तो इसका होता है ऑक्सीडेशन। लेकिन कॉपर प्लस 2 कॉपर 0 में जाता है। फील कर लो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। देखो जिंक 0 से जिंक प्लस 2 में गया है, लेकिन कॉपर प्लस 2 से कॉपर 0 में गया है। तो सेम बात आपको यहां लिखनी होती है रिप्रेजेंट करते वक्त कि भैया जिंक प्लस 2 में गया है, लेकिन कॉपर प्लस 2 से 0 में गया है। और बीच में ये जो डंडा होता है बेटा, ये सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज। यानी हम पूरा ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो हम इस चीज को लेके आ रहे हैं कि यहां पर हुआ है जिंक 0 से जिंक प्लस 2 में गया है, और यहां पर कॉपर प्लस 2 से कॉपर 0 में गया है, और बीच में यह है सॉल्ट ब्रिज, यह है सॉल्ट ब्रिज। तो रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम में हम क्या दिखाते हैं कि लेफ्ट में एनोड होगा, ऑक्सीडेशन लिखना है, राइट में कैथोड होगा, रिडक्शन लिखना है, और जो बीच में जो दो लंबे लंबे है ये बेसिकली सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे आप किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आपको रिएक्शन का आइडिया है तो। फटाफट इसे नोट करो प्यारे बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों। अब हमारे पास देखो एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कोई मेटल है, सपोज करो ये जिंक का रॉड है और यहां जिंक है, जिंक, तो ये जिंक और ये जिंक का रॉड है, और मैं आपसे ऐसा कहूं कि समझना ध्यान से कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे समझा जा सकता है। तो मैंने कहा देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये जिंक का मेटल है भाई, और या मैं ऐसे कुछ एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई मेटल है ए और यहां पर ए आयन है, आयन सपोज करो एक नेगेटिव है और एक प्लस है, तो प्लस माइनस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। देखो अगर एक चीज नेगेटिव है और दूसरी पॉजिटिव है तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। आप बचपन से जानते हो एक सेल के अंदर एक प्लेट नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, तो हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहेंगे? देखिए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। डेफिनेशन इसकी सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन। पोटेंशियल डिफरेंस से मेरा मतलब होता है एक प्रकार से प्यारे बच्चों वोल्टेज। अगर आप इस सभी नोट्स को, मेरी सभी बातों को, मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर अच्छे से कवर कर लेते हो तो चैप्टर आपका इजीली हो जाएगा। मैं कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं रहा हूं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ भी नहीं होता जी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन। एक मेटल और उसके आयन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, उसको एक प्रकार से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब इसके लिए सिंबल क्या है देख लो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड के लिए सिंबल लिया गया है, सिंबल दिया गया है E0। तो अगर आप कभी E0 देखेंगे तो E0 का बेसिक मतलब होता है एक प्रकार से वोल्टेज, एक प्रकार से पोटेंशियल। देखो वोल्टेज, EMF ये सब थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन कुल मिला के बात एक जैसी होती है। तो डरना मत कभी भी। कभी भी आपको कोई अगर कहता है कि भाई मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, तो आप सिंपल समझ लो कि वो पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस का आपका बेसिक मतलब होता है वोल्टेज। तो अब ऐसा मानो कि E0 का मतलब बेटा है वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है सर? जिससे बल्ब जलता है, जिससे पंखा चलता है, उसे वोल्टेज कहते हैं, है ना। तो कुल मिला के क्या है, अगर आपसे कोई बोले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आप पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? E0। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड क्यों कहा गया है, ये समझने वाली बात है। स्टैंडर्ड इसलिए कहा गया है प्यारे बच्चों क्योंकि यहां पर मोलैरिटी होती है 1 कैपिटल M होती है मोलैरिटी। और प्यारे बच्चों प्रेशर की बात करें तो प्रेशर 1 atm के आसपास होता है, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो स्टैंडर्ड कहने के पीछे कंडीशन ऐसा है 1 M 1 atm 25 डिग्री सेल्सियस। अब प्यारे बच्चों EMF ऑफ ए सेल की बात करते हैं। एक सेल का अगर मुझे E0 सेल निकालना है, देखिए E0 सेल का मतलब होता है, देखो आप मेरी बात को समझना ध्यान से। E0 सेल का मतलब क्या है? जैसे मैंने एक सेल बनाया, आधा बर्तन इस तरफ है और आधा बर्तन इस तरफ है, तो ये बेटा एक सेल है। जैसे हमारा ये सेल है, अभी मैं आपको दिखाऊं, दिस इज आवर सेल। अब यहां पर इस सेल में हमने वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर है बेटा, वोल्ट मीटर। तो यहां कुछ ना कुछ EMF तो होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी जिसकी वजह से करंट आ रहा है या जिसकी वजह से बल्ब जलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें EMF निकालना है। समझना ध्यान से, एक सेल की EMF निकालना। EMF मतलब एक प्रकार से उसकी ताकत, एक सेल की ताकत निकालनी, कितनी उसकी औकात है, कितनी औकात है करंट पैदा करने की, कितनी औकात है पंखे को चलाने की। तो बेटा अगर मुझे एक सेल की औकात निकालनी है, ताकत निकालनी है, तो E0 सेल निकाला जाता है। E0 सेल का मतलब होता है कि आपकी जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड है। E0 का बेसिक मतलब ये होता है। अगर कभी पूरे सेल का निकालना हो तो आपको कैथोड में से एनोड को माइनस करना होता है, ये फॉर्मूला है। अब ये आपको पता है कब समझ में आएगा? जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे।
जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 2Cr, आप क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, एक रिएक्शन है कि 2Cr 3Fe+2, ये ऐसा ऐसा कुछ कुछ है। अब हमसे लॉजिकली देखना एक चीज, हमें यहां पर ई नॉट वैल्यू दे रखी है, ई नॉट, ई नॉट, ई नॉट। अगर आप ऊपर की बातों को भूल जाओ और सिंपल भाषा में देखो तो आपको ई नॉट दे रखा है, और मुझसे मान लो इस क्वेश्चन में किसी ने कहा कि भाई तू ई सेल निकाल, ई नॉट सेल निकाल, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस, प्यारे बच्चों, ई नॉट ऑफ एनोड। यानी मुझे कैथोड का मतलब होता है बेटा रिडक्शन, मुझे रिडक्शन, और एनोड का मतलब मेरे बच्चे होता है ऑक्सीडेशन। तो मुझे रिडक्शन में से माइनस करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन में से माइनस करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन को। तो मैं एक बार रिएक्शन में, मुझे रिएक्शन में देखना आना चाहिए, मुझे देखना आना चाहिए किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो देखो अगर क्रोमियम, देखो क्रोमियम, क्रोमियम 0 से क्रोमियम +3 में चला गया है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और Fe+2, Fe 0 में चला गया है तो इसका रिडक्शन हुआ है। यानी आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखना आना चाहिए, तभी आप काम कर पाओगे। क्योंकि देखो अगर ये 0 में गया है तो इसका रिडक्शन हुआ है। अब यहां पर सबसे खास बात क्या है प्यारे बच्चों, कुछ बातें मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कि जब भी कोई क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन होना चाहिए किसी भी हाल में। अगर आपका रिएक्शन प्यारे बच्चों बैलेंस नहीं हुआ तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत आएगा। तो फिलहाल मैं देख रहा हूं रिएक्शन पूरी तरह बैलेंस है, क्यों, यहां पर 2Cr है और यहां पर भी 2Cr है, यहां 3 Fe है और यहां पर भी 3 Fe है, तो मेरा रिएक्शन बैलेंस है। अगर मेरा रिएक्शन बैलेंस है तो मुझे ऐसी कोई टेंशन है नहीं फिलहाल, पर रिएक्शन हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। फिलहाल मैं अपने काम पर आता हूं, काम है कि मुझे रिडक्शन में से ऑक्सीडेशन को माइनस करना है। तो रिडक्शन किसका हुआ है, तो आयरन का रिडक्शन हुआ है, आयरन, आयरन का रिडक्शन हुआ है। तो आयरन वाले की वैल्यू ये रहा बेटा -0.44, तो रिडक्शन वाले को लिख दूंगा -0.44। फिर एक माइनस का साइन इस फॉर्मूले का माइनस आ गया। अब मुझे बस एनोड वाले की वैल्यू लिखनी है, ऑक्सीडेशन वाले की। तो जैसा ऊपर क्लियर है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हुआ था, तो क्रोमियम वाले की वैल्यू है माइनस का 0.74, तो माइनस का 0.74 लिख दूंगा, और इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 0.30 वोल्ट, क्योंकि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस माइनस, फिर लास्ट में आंसर माइनस। तो बेटा ई नॉट सेल निकालने के लिए आपको बहुत सिंपल सी बात याद रखनी है, कभी भी जब भी कोई क्वेश्चन करो तो मन में होना चाहिए कि बैलेंस रिएक्शन हो। और दूसरा, ई नॉट सेल निकालना बहुत आसान बात है, पूरे सेल की ताकत निकालने के लिए कैथोड माइनस एनोड, और कैथोड का मतलब रिडक्शन होता है, आपको बस रिडक्शन पहचानना है, और एनोड मतलब ऑक्सीडेशन। इस प्रकार से इजीली आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। प्लीज अब आगे बढ़ो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जिसको भी टॉपिक समझ में आ रहा है प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म करते रहो, कमेंट करते रहो कि सर मुझे टॉपिक समझ में आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल प्यारे बच्चों अगला टॉपिक हम छूने जा रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक से पहले मैं आपको चाहता हूं कुछ चीजें बताना। जो आपने बेटा डैनियल सेल पढ़ा, यानी जिंक और कॉपर का सेल पढ़ा, जिंक और कॉपर के सेल में आपने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ होता है, करंट का फ्लो इस तरफ होता है। और मैं बता दूं इसका जो ई नॉट आएगा या वोल्टेज आएगा इस सेल का, जो ई नॉट आता है, ई नॉट सेल बेटा इसका होता है 1.10 वोल्ट। यानी इस सेल के लिए जब हम निकालते हैं जिंक और कॉपर के लिए, तो ई नॉट सेल 1.10 वोल्ट आता है। लेकिन एग्जाम में इसके ऊपर 3 केसेस बनते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। उन तीनों केसेस को हम समझते हैं। मान लो इसका जो वोल्टेज है वो 1.10 वोल्ट है, और आप क्या कर रहे हो, आप एक्सटर्नल, आपने क्या किया, 3 केसेस में आपने एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया, एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाइड, आपने बाहर से ईएमएफ लगाया है अप्लाइड। 3 केसेस में आप बाहर से ईएमएफ लगा रहे हो, मतलब आप इसमें बाहर से बैटरी लगा रहे हो। और बैटरी कैसे लगा रहे हो, अप्लाइड इन अपोजिट सेंस, अपोजिट सेंस में लगा रहे हो। अपोजिट सेंस से क्या मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इसका करंट इस तरफ आ रहा है तो आप क्या कर रहे हो, आप बाहर से बैटरी लगा रहे हो और आप करंट को इस तरफ दौड़ा रहे हो। मतलब ये तो सेल का है, आप बाहर से उल्टा करवा रहे हो। जैसे करंट की बात अगर करें तो अगर इसका करंट इस तरफ है तो आप बाहर से इस तरफ करंट दौड़ा रहे हो। तो अब यहां पर 3 केसेस से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं। तो एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाइड इन अपोजिट सेंस, अच्छा जी। तो पहला केस हो सकता है कि जो ई एक्सटर्नल है, ई एक्सटर्नल वो इक्वल हो 1.10 वोल्ट के, यानी कि जितना हमारा सेल का है उतना ही आप बाहर से लगा रहे हो, एक्सटर्नल, ईएक्स मतलब एक्सटर्नल। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि बेटा जितना करंट इस तरफ है सेल का, जितना करंट इस तरफ है आपने भी उतना ही करंट लगा दिया। क्योंकि यहां पर हो क्या रहा है कि अगर एक्सटर्नल 1.10 वोल्ट है तो ई सेल, ई नॉट सेल बराबर हो गया है ई एक्सटर्नल के, यानी इधर वाला करंट और इधर वाला करंट आपस में बराबर हो गया, तो भैया नेट करंट का फ्लो 0 हो जाएगा, आई नेट 0 हो जाएगा, यानी फ्लो 0 हो जाएगा, फ्लो 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, वो भी 0 हो जाएगा, यानी यहां सब कुछ थम सा जाएगा। तो पहले केस में क्या होता है बेटा, सब कुछ थम जाता है, एक प्रकार से रिएक्शन ही थम जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एक्सटर्नल बैटरी, अगर एक्सटर्नल वाला 1.10 वोल्ट से बड़ा हो गया, अगर 1.10 वोल्ट से बड़ा होने का क्या मतलब है कि आपके द्वारा जो बाहर से लगाया हुआ करंट है, बाहर से लगाया हुआ करंट की वैल्यू बढ़ गई।
अगर बाहर वाला करंट अगर बढ़ गया तो क्या होगा, अब करंट का फ्लो ऐसे होगा। पहले क्या हो रहा था सेल के अंदर, पहले करंट का फ्लो ऐसे हो रहा था, पहले करंट का फ्लो ऐसे हो रहा था, लेकिन अब ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका बाहर वाला जीत गया। यानी यहां पर सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, एवरीथिंग रिवर्स्ड, एवरीथिंग रिवर्स्ड, एवरीथिंग रिवर्स्ड। और जब सब कुछ रिवर्स हो जाता है प्यारे बच्चों, तो इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल का नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन गया है। तो याद रखना बेटा, सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिवर्स हो जाएगा। इवन पहले जो हमारा जिंक गल रहा था अब जिंक नहीं गलेगा, अब कॉपर गलेगा, अब कॉपर गलेगा और जिंक मोटा हो जाएगा। तो सब कुछ ही उल्टा हो जाएगा जो भी हमने पढ़ा है, एवरीथिंग रिवर्स। और बेटा थर्ड केस आता है कि ई एक्सटर्नल की वैल्यू कम है 1.10 वोल्ट से। अगर कम है तो हमें कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम, क्योंकि आपने कम वैल्यू लगाई है। ये वाला हार जाएगा जब आप कम लगाओगे, अगर कम लगाओगे तो ये हार जाएगा बेटा, ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत फेमस है। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने ये चीजें नोट्स में नहीं डाली, तो जो लोग नोट्स से पढ़ेंगे, देखो इसलिए कहते हैं कि लेक्चर लेना इंपॉर्टेंट है, कई बार नोट्स में क्वेश्चंस नहीं होते, तो ये क्वेश्चन है नोट्स में नहीं है, तो जो नोट्स पढ़ेंगे उनका घाटा ही घाटा है। कमेंट करते चलो। अगला चैप्टर कब चाहिए फिर? मुझे पता है कि सॉल्यूशन जब डाला था तो आपने कमेंट किया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डाल दो, ठीक है जी डाल दिया। अब बोलोगे केमिकल काइनेटिक्स डाल दो। कब चाहिए? मुझे डेट और नाम चाहिए कि सर मेरा नाम ये है और केमिकल काइनेटिक्स मुझे इतने दिन में चाहिए। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं डाल दूंगा। और जो मेरी प्लानिंग्स थी, PYQ अलग से, न्यूमेरिकल अलग से, असर्शन रीजन अलग से, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अलग से, उस प्लानिंग को कौन कौन सपोर्ट करता है? सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, हाइप और कमेंट चाहिए, फिर सारा कुछ डाल दूंगा। लव यू ऑल। तबियत थोड़ी ज़्यादा खराब है, फिर भी आपके लिए रुकूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं रुकूंगा। लव यू भाई। सो प्यारे बच्चों अगला टॉपिक हमारे पास आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी। अब ये मेरे प्यारे बच्चों शी क्या होता है इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए शी बेसिकली कुछ नहीं है बेटा, ये देखो इसका यूज क्या है उसी से समझ जाओगे आप। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। शी एक प्रकार से एक डिवाइस है, डिवाइस, शी एक प्रकार से डिवाइस है, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड फॉर मेजरिंग अदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या मतलब है, इस लाइन को पकड़ लो फिर, मेजरिंग अदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी अगर इस लाइन को पकड़ लोगे तो आप समझ जाओ। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है ये, जैसे हमें बोला गया कि ई नॉट वैल्यू Cr+3 के लिए Fe+2 के लिए इतना है, तो ये जो वैल्यू है कहां से आई? ये वैल्यू क्या हमें अपने आप पता लग गया है या भगवान ने आके कान में बताया है किताब लिखने वाले के? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो वैल्यू है, इन वैल्यू को हम शी की हेल्प से निकालते हैं। तो बेटा शी एक ऐसा डिवाइस है, हम शी पर लौटते हैं प्यारे बच्चों। शी एक ऐसा डिवाइस है प्यारे बच्चों, शी इज अ डिवाइस जो जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब होता है कि जिसकी हम हेल्प लेते हैं वो रेफरेंस होता है। तो सी इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसी की हेल्प से मेजर करते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कभी ऐसा लिखा हो E नॉट इज इक्वल टू माइनस का 4.14 वोल्ट, तो आप समझ लेना कि ये वैल्यू जो है शी की हेल्प से निकाला गया। शी दिखती कैसी है, ये देखो, शी बहुत सुंदर है प्यारे बच्चों, आप चाहो तो ब्याह कर सकते हो। देखो शी बेसिकली कैसा होता है, ये ऐसा दिखने में होता है, ये हाफ सेल होता है बेसिकली। सी एक प्रकार से हाफ सेल होता है, आधा, ये हाफ सेल होता है। अब मान लो इसको मैंने जोड़ दिया जिंक के साथ, ये जिंक वाला है मेरा, और मैंने शी को जोड़ दिया, शी को जोड़ दिया इसके साथ, तो हमें जिंक की वैल्यू ये निकाल के देगा। यानी इसको हम जिसके साथ जोड़ देंगे उसकी वैल्यू हमें निकाल के देगा। अगर मैंने जिंक के साथ जोड़ दिया तो ये जिंक की वैल्यू निकाल के देगा। अगर हम कॉपर के साथ जोड़ देंगे तो कॉपर की वैल्यू निकाल के देगा। हम आयरन के साथ जोड़ देंगे तो आयरन की वैल्यू निकाल के देगा। तो ये आधा सेल है। अब यहां पर इसकी कंस्ट्रक्शन को अगर आप गौर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि बेटा ये कनेक्शन के लिए वायर है, ठीक है, ये कनेक्शन के लिए वायर है। फिर इसके बाद बेटा ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, पूरी यहां तक जा रही है वायर, और यहां पर प्लेटिनम को लगाया जाता है, ये प्लेटिनम है, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कोटेड ऑन प्लेटिनम फॉइल। प्लेटिनम फॉइल के ऊपर प्लेटिनम को ही डिवाइड ऐसे छोटे छोटे कर दिया गया, टुकड़े, देखो फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, फाइनली मतलब छोटे छोटे टुकड़े हैं प्लेटिनम के, और प्लेटिनम के ऊपर ही, जैसे मेरा हाथ है, हाथ के ऊपर उंगलियां काट के रख दी हमने, कुछ ऐसा हिसाब है कि प्लेटिनम के ऊपर ही प्लेटिनम को रखा गया है। तो ये कुल मिला के मान के चलो ये प्लेटिनम है और कुछ भी नहीं। और इसकी जो मोलैरिटी है 1 कैपिटल M HCl, HCl मतलब H+ लिया गया, और यहां से प्यारे बच्चों हाइड्रोजन गैस को अंदर डाला जाता है। ये हाइड्रोजन गैस अंदर चला जाता है एट 1 बार प्रेशर। तो इसकी सिंपल सा कंस्ट्रक्शन होता है, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है टॉपिक, बस इसके बारे में जान लो। अच्छा, इसकी ई नॉट वैल्यू जो है वो 0 मानी गई है, क्योंकि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसकी वैल्यू को 0 मान लिया गया, और मान लिया गया तो मानना ही पड़ेगा। तो शी एक डिवाइस है जो दूसरों का ई नॉट निकालेगा, खुद की ई नॉट वैल्यू इसकी 0 होती है। इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, प्लेटिनम H2 1 बार H+1M, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, जो भी बात है। और इसकी सारी कहानी हमने जान ली। अगर आपको इसका डायग्राम बनाना है तो आप बना सकते हो, अदरवाइज मैंने डायग्राम एनसीईआरटी से ही लिया है। तो कुल मिला के शी एक ऐसी डिवाइस है जो दूसरों का ई नॉट वैल्यू आपको निकाल के देगा। आप इसको जिसके साथ लगा देंगे उसकी वैल्यू ये निकाल के दे देगा, और इसकी खुद की वैल्यू 0 होती है। और ये हाफ सेल है, हाफ को आप कहीं भी रख सकते हो, चाहे आप लेफ्ट में रखो चाहे आप राइट में रखो। यानी कि अगर ये आधा है तो ये आधा एनोड भी बन सकता है, कैथोड भी बन सकता है। तो ये बात कहीं लिख लेना कि एनोड कैथोड दोनों की तरह काम करता है। सो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है दैट इज वेरी सिंपल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे पास
अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ई नॉट वैल्यू। यानी अगर हम, जैसे मैंने कहा देखो किसी की ई नॉट वैल्यू 10 है, किसी की ई नॉट वैल्यू 5 है, किसी की ई नॉट वैल्यू 4 है, किसी का 10, किसी का 5, तो अगर इसको हम अरेंज करेंगे तो उस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ई नॉट वैल्यूज। लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं, मैं आपको एक सिंपल सा लिख के दे रहा हूं जो आपके काम आएगा। लिख बा सर का ना, लिख बा सर का ना मग अल मंजन, अल मंजन, मंजन करते वक्त यहां पर बेटा पानी आता है, तो लिख बा सर का ना मग अल मंजन, याद कर लेना इसी हिसाब से। लिख बा सर, ऐसे लिख बा सर का ना मग अल मंजन कर फी कड़ कोनी, कड़ फिकड़ कोनी। देखो भाई जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे याद करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। एक गाने की तरह याद रखो, रैप की तरह। लिख बा सर का ना मग अल मंजन कर फिकड़ कोनी, SN PB H छापा CHAPA। अब इस छापा में इस C का मतलब कॉपर, इस H का मतलब Hg, इस A का मतलब Ag, इस P का मतलब प्लेटिनम, इस A का मतलब Au। तो प्यारे बच्चों ये जो पूरी सीरीज है इसका बहुत फायदा अगर आपने एक बार याद कर लिया। लिख बासर काना मग अल मंजन कर फिकर कोनी सन पग एच छापा, सन पब एच छापा। अब इस सीरीज से क्या फायदा होगा? तो इससे बहुत सारे फायदे हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर यूं ही कर दोगे। लास्ट में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा वो क्वेश्चंस। तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन कर पाओगे उसके लिए मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि जब आप इस तरफ जाओगे, जब इस सीरीज में इस तरफ जाओगे बेटा छापा की तरफ, तो मैं आपको बता देता हूं कि रिएक्टिविटी डिक्रीज, रिएक्टिविटी डिक्रीज प्यारे बच्चों, इस तरफ रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये जो हमारा कॉपर है, सी मतलब कॉपर, ये कॉपर लेस रिएक्टिव होगा। और अगर हम बात करें यहां पर, अगर मान लो हमारा सोडियम है या पोटेशियम है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होंगे क्योंकि आगे की तरफ लेस रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है बेटा। उसके साथ साथ जैसे आप सीरीज में आगे जाओगे इनकी डिस्प्लेसिंग पावर कम होती है, डिस्प्लेसिंग पावर डिक्रीज, डिस्प्लेसिंग पावर डिक्रीज बेटा, डिस्प्लेसिंग पावर डिक्रीज। अच्छा, तो अब यहां पर मैं और भी बहुत सारी बातें आपको बताता हूं, जैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई, डिस्प्लेसिंग पावर डिक्रीज हो गई। डिस्प्लेसिंग पावर का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपसे कहा कि देखो कि कॉपर और यहां पर जिंक है, तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो आगे वाला इसकी पावर कम है। यानी सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर कभी ऐसा हो कि जिंक यहां हो और कॉपर यहां हो, तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि कॉपर की पावर कम है, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते हैं। और जिंक हमारा यहां पर है जिंक, तो जिंक की पावर ज्यादा होगी क्योंकि जो आगे होगा उसकी पावर कम होती है, तो कॉपर आगे जो उसकी पावर कम है, तो जिंक की पावर ज्यादा है, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो डिस्प्लेसिंग पावर से मेरा ये मतलब है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, इजीली रिड्यूसेस इटसेल्फ, वो अपने आप को रिड्यूस कर लेते हैं बेटा। ये जो आगे वाले हैं इनका रिडक्शन होता है, रिडक्शन। जैसे कॉपर का आपको याद हो, कॉपर का रिडक्शन हुआ था, तो आगे वाले का रिडक्शन होता है प्यारे बच्चों। और जो बेटा खुद को रिड्यूस करे ना, जो खुद को रिड्यूस करते हैं, जो खुद को रिड्यूस करते हैं उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद को रिड्यूस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। खुद को रिड्यूस करने वाले को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। यानी जो सीरीज में इस तरफ होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होने का क्या मतलब है? इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज मोर। यानी प्यारे बच्चों जो भी इस तरफ होता है सीरीज में राइट हैंड साइड, उनका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो इसके उल्टे की बात करते हैं। इसके उल्टे की अगर हम बात करें तो इधर वाले लोग क्या होंगे? अगर ये इधर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो इधर आने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज होंगे, तो इधर वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं प्यारे बच्चों। यानी कि हमारा सोडियम, सोडियम पोटेशियम इस साइड है तो इधर रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो आर मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा, इनकी रिएक्टिविटी प्यारे बच्चों ज्यादा होती है। फिर अगर इधर हम बात करें तो जैसा आप देखोगे इधर डिस्प्लेसिंग पावर डिक्रीज हो रहा है, तो पीछे वालों का डिस्प्लेसिंग पावर इंक्रीज होगा। यानी सबसे ज्यादा डिस्प्लेसिंग पावर लिथियम की होगी, लिथियम की सबसे ज्यादा डिस्प्लेसिंग पावर होगी। और प्यारे बच्चों वैसे ही बाकी आप इसका भी ऑपोजिट कर सकते हो, इजिली रिड्यूसेस इटसेल्फ। तो आगे वाले रिड्यूस होते हैं तो पीछे वाले इजिली ऑक्सीडाइज होंगे, ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। और बेटा जो खुद को ऑक्सीडाइज करता है, जो खुद को ऑक्सीडाइज करता है इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जैसे जो खुद को रिड्यूस करने वाले को ऑक्सीडाइजिंग कहते हैं, तो ऑक्सीडाइज होने वाले को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। यानी इनकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, इस तरफ वालों की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के शुरू के 2 से 3 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो इस ट्रिक्स की हेल्प से। अच्छा, यहां पर एक और मैं छोटी सी बात आपको बता दे रहा हूं कि आप याद रखना प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सी बात। देखो ई नॉट वैल्यू, ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव, ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव। अगर ई नॉट वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, समझना ध्यान से, अगर ई नॉट वैल्यू ज्यादा नेगेटिव हो तो आप समझ लेना कि वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। इसका मतलब मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, मोर डिस्प्लेसिंग, मोर डिस्प्लेसिंग। इनका डिस्प्लेसिंग भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये बात याद रखना बेटा, हमेशा कभी भी ई नॉट वैल्यू ज्यादा नेगेटिव हो तो ज्यादा रिएक्टिव और ज्यादा डिस्प्लेसिंग होगा। तो प्लीज इन छोटी छोटी बातों को याद रखना। मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा और क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये सब करना।
सो प्यारे बच्चों, जैसा मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना। लिखा है कि अरेंज द फ्लोविंग मेटल डिस्प्लेस ईच अदर। तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसिंग पावर जो है, डिस्प्लेसिंग पावर, देखो डिस्प्लेसिंग पावर अगर हम आगे जाएंगे तो आगे हमारा डिक्रीज होता है, तो पीछे वाले का इंक्रीज होगा। तो पीछे सबसे पीछे कौन है, उसी हिसाब से हमें आंसर करना होगा। तो अगर हम अपनी ट्रिक के हिसाब से जाए, एल्यूमिनियम, पहले मैग्नीशियम आएगा, पहले मैग्नीशियम आता है। देखो देखो अगर आप सीरीज को देखोगे ना, सीरीज को देखोगे तो उन सब में कंपेयर करोगे तो मैग्नीशियम जीतेगा। मैग्नीशियम पीछे, बेटा पीछे वाले की डिस्प्लेसिंग पावर ज्यादा है, तो मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर आएगा जिंक, फिर आएगा आयरन, है ना। तो जो सबसे पीछे है उसकी डिस्प्लेसिंग पावर ज्यादा है, तो इसमें जीत गया हमारा मैग्नीशियम, जीत गया। फिर मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, फिर आयरन, लास्ट में कॉपर। तो बेटा उस सीरीज के हिसाब से कर लेना, जो पीछे वाले उसकी डिस्प्लेसिंग पावर ज्यादा होगी। क्वेश्चन 2.2 खुद से ट्राई करना। इसमें क्या है देखो, बोला कि बताओ रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, देखो यहां पर मैंने रिड्यूसिंग पावर के बारे में बताया है। देखो रिड्यूसिंग पावर पीछे वाले की ज्यादा होती है। अगर रिड्यूसिंग पावर पीछे वाले की ज्यादा है तो इस क्वेश्चन में लिथियम सबसे ज्यादा, लिथियम पोटेशियम, ये पोटेशियम जीतेगा, पोटेशियम जीतेगा बेटा, पोटेशियम। तो आपको पूरी सीरीज याद होनी चाहिए। अगर किसी को सीरीज याद नहीं तो मैं ट्रिक दे रहा हूं, ट्रिक यहां पर एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करवा रहा हूं। ट्रिक में बेटा याद रखना है, देखो ध्यान से, ट्रिक में सिंपल याद रखना कि ई नॉट वैल्यू अगर मोर नेगेटिव होगा, मोर रिएक्टिव, मोर डिस्प्लेसिंग, सुन लो, और साथ ही साथ मोर रिड्यूसिंग पावर, मोर रिड्यूसिंग पावर। अगर किसी की ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव हो, बहुत नेगेटिव हो, तो उसका रिड्यूसिंग पावर प्यारे बच्चों ज्यादा होगा। यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू इसकी है बेटा, तो इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है। और जिसकी वैल्यू पॉजिटिव हो, जैसे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है। तो आप अगर सिर्फ इस फंडे को याद रखते हो जो मैंने आपको सिखाया है, आप अगर इस फंडे को याद रखते हो, जो भी इस पेज पे आज लिखा हुआ है, आगे वाले का याद कर लोगे तो पीछे वाले का अपने आप उसका उल्टा हो जाएगा, तो आप इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करोगे। इवन मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा इनके ऊपर आए हुए, पर फिलहाल जो मैंने आपको होमवर्क दिया है इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे। सो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास जो टॉपिक है उसको जनरली बोला जाता है नर्च इक्वेशन। अब ये नर्च इक्वेशन क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो नर्च इक्वेशन है, प्लीज, ये नर्च इक्वेशन बेसिकली कब इस्तेमाल किया जाता है, जब आपका कंसंट्रेशन 1 m ना हो। इससे पहले आपने जो भी पढ़ा उसके अंदर आपने बात किया कि स्टैंडर्ड केस हो। नर्च इक्वेशन कुछ भी नहीं है बेटा, ये भी ताकत बताएगा, ताकत, ताकत मतलब ई सेल, ताकत यानी ई सेल बताएगा, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड केस के लिए, नॉन स्टैंडर्ड यानी जब वैल्यू 1 m ना हो तो नर्च इक्वेशन क्या है सर, कुछ भी नहीं, ये एक पूरे सेल का ताकत बताता है, सेल की ताकत कितनी। अब सेल की जो ताकत ये बता रहा है वो नॉन स्टैंडर्ड केस में बता रहा है, तो बेटा इसके लिए लिखा जाता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT NF ln Q। अब तुम बोलोगे सर ये तो बहुत अजीब सी बातें हैं, तो मैं आपको बता दूं बेटा, यहां पर R का मतलब क्या होता है 8.314, सर T का मतलब क्या होता है टेम्परेचर, और F की वैल्यू होती है बेटा 96500 कूलम। बेटा ये F याद रखना, थोड़ा मैं F के बारे में पहले ही समझा दूं। F इज बेसिकली चार्ज ऑफ 1 मोल, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है बेटा F इज इक्वल टू 1F 96500 कूलम। ये कांस्टेंट की तरह काम करता है। तो F क्या होता है कि अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन लूंगा, एक मुट्ठी भर के इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, एक मोल इलेक्ट्रॉन, तो उसका चार्ज कितना होगा, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बेटा ये F, और ये N बेटा होता है, ये N क्या होता है इसकी बात हम बाद में करेंगे क्वेश्चन के थ्रू फिलहाल। और ये Q क्या होता है, इस Q की बात भी हम बाद में इसकी बात करेंगे, फिलहाल नहीं। तो इसको नर्च इक्वेशन कहते हैं, और ये ई सेल निकालने का काम आता है जब स्टैंडर्ड केस ना हो। लेकिन याद रखना बेटा, इसके फॉर्मूले में ये बेटा है हमारा स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है बेटा, स्टैंडर्ड। तो नर्च इक्वेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड दोनों को मिला के फॉर्मूला बनाया गया है। स्टैंडर्ड आप पहले पढ़ चुके हो, नॉन स्टैंडर्ड का मतलब है कि मोलैरिटी 1 नहीं होगी, कुछ और होगा, तो इन दोनों को मिला के एक फॉर्मूला बनाया गया। अब प्यारे बच्चों, नर्च इक्वेशन जो हमारे सिलेबस में है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे है, और 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम बात करें तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाता है। देखो क्या है फॉर्मूला, आप देखेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.0591 बाई n log Q। अब तुम्हें लगेगा कि ये देखो, इसको हम ऐसे लिखा करेंगे, देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, मतलब जो नॉन स्टैंडर्ड है, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड माइनस 0.0591 अपॉन में n log Q। हम इसको ऐसे लिख के चला करेंगे, हम 0.0592 नहीं लिख रहे हैं, हम 1 लिख रहे हैं, और एक्चुअली में हम 1 भी नहीं लिखेंगे, हम 0.059 तक भी ले सकते हैं इसको, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ले रहे हैं, बहुत होता है। तो ये एक्चुअली में हमारे सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस का। लेकिन फिलहाल जो एनसीईआरटी में लिखा है वही मैंने बताया कि वो एनसीईआरटी में मेंशन है, लेकिन जब हम 25 डिग्री की बात करते हैं या फिर 298 केल्विन की बात करते हैं तो नर्च इक्वेशन ऐसा बन जाता है। ये जो नर्च इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड को जोड़ के फॉर्मूला बनाया गया है, जिसमें हम क्या नहीं जानते, हम एन का मतलब नहीं जानते और क्यू का मतलब नहीं जानते, जो हम जान जाएंगे। अब प्यारे बच्चों,
यहां पर इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तब जाके हमें आइडिया लग जाएगा कि नर्स इक्वेशन चलता कैसे। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है ऑल इंडिया 2013। अब मैं ऑल इंडिया का क्वेश्चन इसलिए लेता हूं ताकि अगर कोई अलग स्टेट का बच्चा भी हो या हाई लेवल का भी बच्चा हो तो उसको पता हो कि ये ऑल इंडिया लेवल का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप क्लियरली देखोगे तो बोला गया है कि आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है। अब जैसे ही मुझे कोई 25 डिग्री सेल्सियस की बात करेगा, मैं कह दूंगा कि सर ये क्वेश्चन ये वाला है, ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग क्यूब। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि यहां पर अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो लिखा है 10 की पावर -3 कैपिटल एम, 10 की पावर -1 कैपिटल एम, यानी एक नॉन स्टैंडर्ड केस है। और नॉन स्टैंडर्ड केस के लिए और 25 डिग्री के लिए हमने नर्स इक्वेशन का इस्तेमाल किया है। अभी जो नर्स इक्वेशन है इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें पहले से पता है। देखो हम ई नॉट सेल को पहले से निकालना जानते हैं, तो आप इसको निकाल भी सकते हो। निकालने का तरीका यह था कैथोड माइनस एनोड, लेकिन क्वेश्चन हम पे मेहरबान है, हमें पूरा ई नॉट सेल एक बार में ही दे रखा है। यानी इस क्वेश्चन का अगर मुझे ई सेल निकालना है तो ई नॉट सेल की जगह पर डायरेक्टली प्लस 0.46 लिख सकता हूं मैं, 0.46। आगे ये 0.0591 अपॉन में एन, तो मुझे अब बस एन पता लगाना है, लॉग और क्यू पता लगाना है। बाकी लॉग सॉल्व करने के लिए, और लॉग की वैल्यू आपको एग्जाम में दी होती है, फिर भी आप चाहो तो मेरे यूट्यूब से लॉग एंटी लॉग सॉल्व करना सीख सकते हो। अदरवाइज अगर आपको एग्जामिनर और क्वेश्चन पेपर पे भरोसा करना पड़ेगा, वो लिख के देते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिलहाल अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जाने तो ये एन कैसे निकालेंगे, लॉग क्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका बहुत सिंपल तरीका होता है बैलेंस रिएक्शन को लिखना। सबसे पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस तरीके से लिखना पड़ेगा, तो आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना पड़ेगा, बैलेंस इक्वेशंस। अब बैलेंस इक्वेशन तोड़ के लिखना पड़ेगा, हाफ एंड हाफ, आपको हाफ और हाफ तोड़ के लिखना पड़ेगा, हाफ एंड हाफ, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया जाएगा, देखो एजी जो है, एजी 0 से एजी प्लस में गया है, एजी 0 से एजी प्लस में गया है, तो आप इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा आपको कि भैया एजी नाम का बंदा है और एजी +1 में गया है, तो इसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा। अगला केस ये है हमारे पास कि कॉपर +2 कॉपर 0 में गया है, तो कॉपर +2 कॉपर में 0 में गया है, मतलब कॉपर के +2 अगर खुद को कॉपर 0 में ले गया है तो इसने पक्का 2 इलेक्ट्रॉन खाए होंगे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तभी वो 0 हो पाएगा। तब यहीं से अब असली खेल स्टार्ट होता है। असली खेल कैसे स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों, तो क्लियरली अगर हम देखेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 1 है और यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है प्यारे बच्चों, 2। तो असली गेम यहां से स्टार्ट होता है। आपको क्या करना होता है, बहुत बहुत लॉजिकली, आपको इस 2 को और आपको इस 1 को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है, देखो कि यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 2 वाला नंबर है इस 2 को हम यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका जो 1 वाला नंबर है 1, इस 1 को हम इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, एक बैलेंस इक्वेशन मिलेगा ऐसा, 2Ag gives Ag + 1 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि अब पूरी तरह बैलेंस है, यहां भी 2 है और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 0। तो प्यारे बच्चों हमने क्या सीखा, 2Ag आएगा, आई एम सॉरी, ये 2Ag, यहां भी 2Ag, यहां पे 2, ये 2 से पूरा मल्टीप्लाई हुआ। तो प्यारे बच्चों हमने ये सीखा कि अगर हमें नर्स इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको ये आधे आधे इक्वेशन को लिखना पड़ेगा और लिखने के साथ साथ इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। और बैलेंस करने का बहुत आसान तरीका है, इसके इलेक्ट्रॉन के नंबर को इसके इलेक्ट्रॉन के नंबर से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। जब इक्वेशन प्यारे बच्चों बैलेंस हो जाता है, ये पूरी तरह एक बैलेंस इक्वेशन है, तो इस बैलेंस इक्वेशन को आपको इकट्ठा लिखना भी पड़ता है। इकट्ठे लिखने के लिए आप क्या करते हैं, आप ये देखते हैं कि एरो के इस साइड 2Ag है और एरो के इस साइड यहां पर है कॉपर +2, कॉपर +2। फिर प्यारे बच्चों देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कट जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। एरो के इस साइड है 2Ag+ और एरो के इस साइड है कॉपर 0, यानी कि इन दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को, इन दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ लिखना है और इनका जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड यानी इधर वाला, उनको एक साथ लिखना है। प्लीज इसे फील करने का ट्राई करो, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं, बहुत सिंपल है कि एरो से पीछे का ये रहा, एरो से पीछे का ये रहा, तो एरो के पीछे ये है, एरो के पीछे ये है, तो दोनों साथ हो गए। अब देखो एरो के बाद, एरो के बाद, एरो के बाद है Ag और एरो के बाद है कॉपर, तो Ag+ और कॉपर एक साथ। अब यहां से क्या क्या चीजें हमें पता लगेगी कि बैलेंस इक्वेशन के अंदर, जब बैलेंस इक्वेशन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ने 2 इलेक्ट्रॉन को काट दिया है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, बैलेंस इक्वेशन के अंदर, बैलेंस इक्वेशन के अंदर जो n की वैल्यू यहां पर 2 के बराबर होगी। यानी बैलेंस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन के साथ नंबर क्या है, बैलेंस इक्वेशन में तो इलेक्ट्रॉन के साथ 2 है, इसलिए n की वैल्यू 2 आएगी। अब मुद्दा हमारा फंसता है लॉग क्यू। तो ये जो क्यू निकालने का तरीका क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं। जब आप इक्वेशन को बैलेंस करके ऐड कर देते हैं तो क्यू निकालने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है। क्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। आपको प्रोडक्ट के आयन और रिएक्टेंट के आयन को आपस में डिवाइड करना है। अब तुम बोलोगे ये कैसे होगा, तो मैं आपको समझा देता हूं। देखो अगर आप प्रोडक्ट के अंदर देखते हैं तो प्रोडक्ट के अंदर आयन है Ag बेटा, Ag, तो प्रोडक्ट के आयन से मतलब था मेरा Ag+। सिर्फ आपको आयन लेना, आयन का मतलब होता है प्लस माइनस वाले, तो आपको Ag+ लेना है और उसका जो 2 है 2 उसकी पावर में चला जाएगा। और फिर रिएक्टेंट के आयन, तो ये प्रोडक्ट था बेटा, प्रोडक्ट, अगर इसका रिएक्टेंट जाएंगे तो रिएक्टेंट में सिर्फ कॉपर है
और कॉपर से कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, कॉपर के पीछे 1 है बेटा, 1। तो यहां पर क्या होगा, रिएक्टेंट में हमारा कॉपर का आयन है, कॉपर +2, ध्यान देना, कॉपर +2 और इसकी पावर सिर्फ 1, क्योंकि इसके 1 है, यानी प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, लेकिन सिर्फ आयंस लेने। जैसे मैंने यहां पर इस कॉपर को छोड़ दिया, मैंने यहां पर Ag को छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को सिर्फ आयन चाहिए, प्लस प्लस वाले चाहिए, हमें प्लस माइनस वाले चाहिए होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो Ag प्लस की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -3, और कॉपर +2 की वैल्यू है 10 की पावर -1। तो प्यारे बच्चों यहां पर आएगा 10 की पावर -3 का स्क्वायर, और यहां पर नीचे डिवाइड होगा, क्योंकि देखो Ag प्लस का स्क्वायर है तो 10 की पावर माइनस, और ये आएगा 10 की पावर -1 की पावर 1, यानी आपको Ag और उसकी वैल्यू पुट कर देनी। फिर प्यारे बच्चों यहां से आप सॉल्व करने जाओगे तो ये 10 की पावर -6 अपॉन में 10 की पावर -1, जो कि हो जाएगा 10 की पावर -5। सॉल्व करने पे 1 से 1 कट जाएगा, यानी आप log q की वैल्यू भी अब यहां डालना स्टार्ट कर देंगे। आप बोलेंगे देखो मेरा ये 0.46 है माइनस 0.0591/2, और ये log की और q की जगह आप सॉल्व कर चुके हैं 10 की पावर -5, तो q की वैल्यू यहां पुट कर देनी है। अब जैसा कि क्वेश्चन में आपको अभी देखो, ये log की प्रॉपर्टी होती है, log की प्रॉपर्टी क्या है, देखो log की एक प्रॉपर्टी होती है जो इसमें क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि अगर 10 की पावर n हो तो उसका आंसर n ही आता है। तो यहां पर प्यारे बच्चों देखो 10 की पावर अगर -5 है, 10 की पावर -5 है, तो इस पूरे की जगह पर आप सिर्फ -5 लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज द वे वी सॉल्व नर्च इक्वेशन। इससे आसान, इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। आप प्लीज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई हो। फटाफट नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल हमने नर्च इक्वेशन को गहराई से समझा। अब प्यारे बच्चों हमारे पास ध्यान दो, हमारे पास क्या है, बहुत सिंपल सी चीज। बहुत सिंपल सी चीज क्या है ये भी देखना है। तो सिंपल चीज ये है, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए तो क्या होता है, तो बेटा जो नॉन स्टैंडर्ड वाला है, नॉन स्टैंडर्ड वाली वैल्यू है वो 0 हो जाती है। तो ई सेल 0 हो जाएगा तो आपका फॉर्मूले में बचेगा सिर्फ ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल हो जाता है 0.0591 अपॉन में log Kc। तो याद रखना बेटा, कभी इक्विलिब्रियम आ जाए तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब Kc क्या होता है, तो Kc बेटा Q के जैसा ही होता है। जैसे हमने Q सॉल्व किया, सेम Kc का तरीका है, प्रोडक्ट के आयन, रिएक्टेंट के आयन, बस क्वेश्चन सॉल्व। और n क्या होता है इसमें, n भी सेम चीज होती है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब एक रिलेशन होता है बेटा गिब्स एनर्जी के साथ। देखो अब देखो डेल्टा, अगर गिब्स एनर्जी की बात करूं तो इसको डेल्टा जी बोलते हैं। अभी डेल्टा जी को दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक होता है डेल्टा जी नॉट और एक होता है डेल्टा जी। अब ये होगा स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड का फॉर्मूला होता है बेटा ऐसा कुछ, -n ई नॉट एफ। अब देखो अगर ये डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड है तो यहां ई नॉट भी स्टैंडर्ड होगा, और सिर्फ डेल्टा जी लिख रहे तो ये है नॉन स्टैंडर्ड, तो इसके लिए क्या आंसर आना चाहिए, -n ई एफ। तो ई की वैल्यू नॉन स्टैंडर्ड, यानी यहां पर जो ई होगा वो स्टैंडर्ड वाला होगा जो आप निकालते हो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहां पर ये वाला केस आएगा। लेकिन अगर आप यहां जाओगे तो ये कौन सा वाला होगा, नॉन स्टैंडर्ड, नर्स्ट इक्वेशन वाला, नर्स्ट इक्वेशन। तो याद रखना प्यारे बच्चों, जो गिब्स एनर्जी वाला रिलेशन है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है नॉट वाला स्टैंडर्ड और एक बिना स्टैंडर्ड वाला। तो जब स्टैंडर्ड बोले तो कैथोड माइनस एनोड वाला, और जब स्टैंडर्ड ना बोले तो आपको नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके ई की वैल्यू निकालनी। फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों आज हम देखने जा रहे हैं कंडक्टेंस से। जो यहां लिखा हुआ है उसकी बात छोड़ के पहले मैं आपको बढ़िया से समझा दूं, ठीक है। सो प्यारे बच्चों छोटी सी बात समझना, देखो R4 रेजिस्टेंस होता है, रुकावट। ओम्स लॉ में R का मतलब रेजिस्टेंस होता है। तो जब इस रेजिस्टेंस का हम उल्टा करते हैं 1/R तो उसको बोला गया है G, और इस G का मतलब होता है कंडक्टेंस। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात। थोड़ा सा मैं आपको फिजिक्स याद दिलाऊं तो R का मतलब होता है रो L/A, ये फिजिक्स में हमने पढ़ा है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है। वैसे ही प्यारे बच्चों ये होता है रजिस्टिविटी। अब जो रजिस्टिविटी का उल्टा है 1/ρ, रजिस्टिविटी का उल्टा जो है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। अब यहां पर एक गजब की बात क्या है, इन सबको पलटना है। देखो इनको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/R, ठीक है, ये हो जाएगा 1/ρ और ये हो जाएगा A/L। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, इसको बस पलट दिया। तो पलटने से क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान दो, पलटने से ये होगा कि ये जो 1/R है इसको आप कंडक्टेंस बोलोगे, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, और 1/ρ रजिस्टिविटी का उल्टा होगा कंडक्टिविटी। तो ये बेटा हो जाएगा 1/ρ को बोलोगे कंडक्टिविटी। अभी जो कंडक्टिविटी है इसके लिए सिंबल लिया गया है ऐसे, के की तरह, कप्पा बोलते हैं, कप्पा या कापा, के कंडक्टिविटी, और यहां से हो गया ए और एल। अगर प्यारे बच्चों हम यहां से के निकाले, के, तो क्या आएगा बेटा G/L/A, क्या आएगा G/L/A। अब इस चीज को समझने का प्रयास करना, यहां पर हुआ क्या है, हमने L को इधर भेज दिया, A से डिवाइड कर दिया, तो प्यारे बच्चों इसको बोला जाता है G स्टार। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं मैं, क्या देखो, K का मतलब कंडक्टिविटी, G का मतलब कंडक्टेंस, और L/A को G स्टार बोला गया है। ये जो L/A है, इस L/A को G स्टार बोला गया है। अभी मैं सारी बातें समझाता हूं ये क्या है। देखो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर एक बर्तन है, उस बर्तन में हमने डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है मैं समझा दूं एक बार। जैसे हमने इसमें नमक डाल दिया, नमक NaCl। अगर हम नमक डाल देंगे और एक वायर यहां रहेगा, दूसरा वायर यहां,
और इसमें बैटरी लगा के अगर हम बल्ब से कनेक्शन कर देंगे, बल्ब से, तो देखो अंदर यहां पर वायर नहीं है, यहां पर ये रहा वायर खत्म हो गया, यहां वायर खत्म हो गया, तो पूरा वायर कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी ये बल्ब जलता है, ये बल्ब ग्लो करेगा, ग्लो। ये बल्ब इसलिए ग्लो करेगा क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट, ये जो आयंस है, आयंस की वजह से करंट होगा यहां पे, यानी सर्किट कंप्लीट नहीं है। देखो सर्किट यहां और यहां, बस सर्किट टूटा हुआ है, तब भी ये बल्ब जलेगा। ये जो बल्ब है, बल्ब, ये बल्ब, तो ये बल्ब जल रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन मतलब जो आयन है Na+Cl-, इस जो सॉल्यूशन बना है नमक का सॉल्यूशन, उसकी कंडक्टेंस होती है, कंडक्ट करता है वो, कंडक्टेंस होती है, कंडक्टिविटी होता है। तो प्यारे बच्चों ये कंडक्टिविटी है बेटा, इसकी कंडक्टिविटी, और जी का मतलब है कंडक्टेंस। जैसे एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है रेजिस्टिविटी, वैसे एक प्रकार से कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी होता है सॉल्यूशन के लिए। तो सर ये जी स्टार क्या है? तो देखो K इजिकल टू जी इंटू में L/A, तो लेंथ अपॉन में एरिया। जैसे अगर हम इसको बनाएंगे ना, ये जो बर्तन है, बर्तन, तो इस बर्तन को जब बनाएंगे तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को L बोलते हैं, L। और बेटा यहां पर जो प्लेट लगाई जाएगी, प्लेट, बर्तन का जो प्लेट होगा, उसके एरिया को A बोला जा रहा है, A। तो लेंथ अपॉन में एरिया को जी स्टार बोलते हैं। तो जी स्टार का मतलब क्या होता है? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट से मेरा क्या मतलब है कि अगर कोई सेल है तो लेंथ और एरिया का जो रेशियो है, लेंथ अपॉन में एरिया, वो कांस्टेंट होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। यानी मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कंडक्टेंस का देख लो क्या होता है। कंडक्टेंस हमारा होता है 1/r। प्यारे बच्चों कंडक्टिविटी 1/ρ होता है, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कंडक्टिविटी 1/ρ होता है। और बेटा के मतलब कंडक्टिविटी, वो होता है जी इंटू में जी स्टार, जहां जी स्टार का मतलब L/A होता है, और ये बेटा सेल कांस्टेंट होता है। बेटा ये सेल कांस्टेंट होता है, तो प्लीज इसे नोट करो, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे, प्लीज नोट इट डाउन। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट में ऑल क्लियर लिख दो। सो प्यारे बच्चों अभी हमने कंडक्टिविटी पढ़ा, अब हमारे पास है मोलर कंडक्टिविटी। अब ये मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है ध्यान दीजिए। तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए सिंबल ऐसे होता है, पाई की तरह m लगा देते हैं, या कई लोग लैम्डा के साथ m बोलते हैं। तो पाई के साथ m या लैम्डा के साथ m होता है मोलर कंडक्टिविटी। तो ये होता क्या है समझना। तो मोलर कंडक्टिविटी को निकालने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, जैसे मेरे को मोलर कंडक्टिविटी करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा देखो मेरा कंडक्टिविटी था K, तो कंडक्टिविटी को मोलैरिटी से डिवाइड करते हैं, मोलैरिटी से, मोलैरिटी। और यहां पर 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया जा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। अगर चीजों को हम लीटर में नहीं लेते, लीटर में, जब हम चीजों को सेंटीमीटर में लेंगे, या आपने पढ़ा होगा जब हम ml में लेते हैं, सेंटीमीटर या फिर ml, तो यहां पर सेंटीमीटर में लिया गया बेटा, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर की वजह से यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। यानी कंडक्टिविटी अपॉन में मोलैरिटी, कंडक्टिविटी अपॉन में मोलैरिटी हमारा मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है। अब यहां पर मैं आपको चीज बता दूं, ध्यान से समझना, इन सबकी यूनिट याद रखना कि कंडक्टेंस की यूनिट साइमंस होती है, या इसको ओम इनवर्स बोलते हैं, ओम का उल्टा, क्योंकि देखो ये 1/r है, रेजिस्टेंस का उल्टा, तो ओम इनवर्स या साइमन बोलते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें याद रखना प्यारे बच्चों प्लीज। वैसे आप यहां पर मोलर कंडक्टिविटी कहां गया हमारा, ये मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होती है बेटा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर साइमन सेंटीमीटर। हम ये वाला यूज करते हैं बार बार, सेंटीमीटर वाला, तो ये वाला फॉर्मुला बेटा इस यूनिट के हिसाब से बना है। अगर यहां पर आप 1000 नहीं लगाओगे तो ये वाला यूनिट आपको यूज करना पड़ेगा। यानी जब आप मीटर यूज करोगे तो 1000 नहीं लगाओगे, सेंटीमीटर यूज करोगे तो 1000 लगाओगे। ये क्लियरिटी आपके दिमाग में होना चाहिए। आप प्लीज इसे नोट करो और कमेंट में लिखो अगर क्लियर है तो। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है ऑल इंडिया में, वैसे और भी आ सकता है, पर एक बार हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि मोलर कंडक्टिविटी इतना दे रखा, मोलर कंडक्टिविटी की बात की जा रही है, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 m। जब मैंने आपको सॉल्यूशन पढ़ाया था तो बताया था कैपिटल M का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी। तो आपको मोलैरिटी दिया हुआ है 1.5 m, ठीक है। बोल रहा है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 m सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी इतना। कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी, देखो साइमन, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मोलर कंडक्टिविटी होता है। तो कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी इतना है 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हमें मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है, बोला है कि कंडक्टिविटी निकालो। तो कंडक्टिविटी निकालने के लिए मैं क्या बोलूंगा कि देखो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मुला होता है कंडक्टिविटी अपॉन में मोलैरिटी इनटू में 1000। अब मैंने 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि यूनिट हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है। यानी क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है मैं समझा दूं। क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में हमें कंडक्टिविटी दिया हुआ है, कौन सा कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 m सॉल्यूशन। यानी हमें मोलैरिटी दिया हुआ है और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फाउंड टू भी इतना, मोलर कंडक्टिविटी इतना है, और आपसे निकालना क्या है, के निकालना है, के। तो के आप इजीली निकाल सकते हो, आपको ये वैल्यू पता है, आपको ये वैल्यू पता है, और 1000 तो सबको पता ही है। तो इसे सॉल्व करके कमेंट करना कि इसका आंसर क्या है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों अब एक टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं। देखो जैसे ये बर्तन है बेटा, इस बर्तन में हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे कि NaCl, तो ये करंट को फ्लो करवा सकता है। अच्छा, अब कहा जा रहा है अगर इसमें हम डाइल्यूशन करें, डाइल्यूशन अगर हम पानी डालें, पानी, तो पानी डालने से क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको प्लीज याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब होता है पानी डालना प्यारे बच्चों, पानी डालना। अगर प्यारे बच्चों आप पानी डालोगे तो क्या होगा समझना, कंडक्टेंस यानी G एंड मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा M, मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा M बोल रहे हैं, इंक्रीज विद डाइल्यूशन। ये दोनों के दोनों इंक्रीज होते हैं कि आपका कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। लेकिन जो कंडक्टिविटी है के डिक्रीज विद डाइल्यूशन, के हमेशा घटता है। के क्यों घट जाता है उसके पीछे रीजन होता है बेटा,
कि बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। क्या मतलब है? देखो कि ये जो के है ना, के, इस के बारे में क्या, जब के के बारे में हम स्टडी करते हैं तो एक नंबर ऑफ आयंस, छोटे से वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, छोटे से वॉल्यूम की, कि नंबर ऑफ आयंस, आयंस मतलब Na+Cl- आयंस, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, छोटे से वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाता है। अगर बेटा कभी भी नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल डिक्रीज हो गए, तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगा। यानी खास रखने वाली बात क्या है जो याद करना है, जी और लैम्डा एम हमेशा बढ़ता है लेकिन कंडक्टिविटी घटता है। बाकी इसकी बातें हम आगे करेंगे कि ये क्यों होता है, इसकी बातें हम आगे करेंगे बढ़िया से, पर आपको कंडक्टिविटी के बारे में सीखना है। कंडक्टिविटी डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाता है, और कहीं भी नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएगा तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगा। तो प्लीज इसे नोट करो। अब प्यारे बच्चों यहां पर हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की। हम लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले बता रहा हूं, हम लोगों ने प्यारे बच्चों ये पढ़ा है कि किसी भी हाल में मोलर कंडक्टिविटी तो हर हाल में बढ़ेगा, कि कुछ भी कर लो आप, मोलर कंडक्टिविटी हमेशा बढ़ेगा। अगर मोलर कंडक्टिविटी हमेशा बढ़ेगा, ठीक है, तो ठीक है जी, बात हमें समझ में आती है, इसको अच्छे से समझते देखो। अगर मोलर कंडक्टिविटी हमेशा बढ़ेगा तो हमने ग्राफ बनाया, हमने मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन बोलो, डाइल्यूशन के साथ, डाइल्यूशन मतलब पानी डालने के साथ, ठीक है। आपको एक बात मैं समझा दूं, इस ग्राफ में पानी डालने का मतलब क्या होता है? देखो, डाइल्यूशन का मतलब होता है पीछे आना, डाइल्यूट करने का मतलब पीछे आना होता है, ये डाइल्यूशन है, ठीक है। और ठीक है, एक बात ध्यान रखना हमेशा, तो ये जो ग्राफ बना है मोलर कंडक्टिविटी और डाइल्यूशन के हिसाब से, कई लोग कंसंट्रेशन के हिसाब से बोलते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं। तो आपको क्या दिखाई देगा, एक चीज देखना, यहां पर आपको एक चीज दिखाई देगा, इसके लिए देखना, इसके लिए वैल्यू काफी ऊपर तक गया है, इसको बोला गया वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी हमें यह समझ में आया कि अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस, मतलब मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, यानी मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो। लेकिन केसीएल को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, केसीएल बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यू ज्यादा नहीं बढ़ी, थोड़ा बहुत ही बढ़ा। तो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, कि आप बताते हो कि मोलर कंडक्टिविटी है, लैम्डा एम हमेशा बढ़ेगा, तो लैम्डा एम जो है वो बढ़ रहा है, दिख रहा है कि बढ़ रहा है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज्यादा बढ़ रहा है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कम बढ़ रहा है। अच्छा, एक और छोटी सी बात आपको मैं बता दूं, इस पॉइंट को नाम रखा गया है जीरो कंसंट्रेशन, जीरो कंसंट्रेशन, या फिर इसका नाम होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि जीरो कंसंट्रेशन, या इसका नाम होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अगर हम डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर रहे हैं, अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहे हैं ना बेटा, तो आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे कि खूब सारा पानी डालने के बाद, खूब सारा पानी डालने के बाद भी अगर हम इसको देखते हैं, ध्यान से देखना, इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को देखते हैं तो बहुत कम बढ़ा है, बहुत कम बढ़ा है। खूब सारा पानी डालने के बाद भी देखोगे तो केसीएल के लिए बहुत कम है ग्राफ, लेकिन CH3OH के लिए ग्राफ बहुत ऊपर तक गया है। तो ये हमारे लिए हमेशा से ही एक क्वेश्चन का मुद्दा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके पीछे रीजन जानेंगे, अब एक बार इसे नोट कर लो। बस कंक्लूजन क्या निकला कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, वीक के लिए ज्यादा बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग के लिए कम बढ़ती है। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा, देखो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो रहा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसा आ रहा था, इसका ग्राफ ऐसा था, कम बढ़ रहा था, और वीक वाले में क्या हो रहा था, वीक वाले में ग्राफ ऐसा आ रहा था, यूं बहुत बढ़ रहा था। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, देखिए जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, KCl NaNO3, ठीक है ना, NaCl ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है बेटा, वो समझते देखो। रीजन तो लिखा है, अगर सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं तो पानी डालने से क्या होता है, द इंटरैक्शन वीकन, इंटरैक्शन का होता है फोर्स। क्या होगा कि Na और Cl के बीच में, जैसे ये KCl है, NaCl है, इनके बीच में फोर्स वीक हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा पानी की वजह से, पानी की वजह से इनके बीच का फोर्स कम हो जाएगा, और फोर्स कम होने से क्या होगा, अलाउइंग आयंस टू मूव। अगर पानी डालोगे, पानी डालने से फोर्स कम हो जाता है और पार्टिकल तेजी से मूव करते हैं, तो तेजी से मूव करने की वजह से हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टिविटी बढ़ती है, पर थोड़ी सी बढ़ती है, थोड़ी सी। यानी इसमें क्या होता है कि जब आप डाइल्यूशन करते हो तो इंटरैक्शन वीक हो जाता है, फोर्स वीक हो जाता है, फोर्स वीक होने से आयन मूव करते हैं, ठीक है जी, आयन मूव करते हैं, लेकिन हल्का फुल्का ही हमारा बढ़ रहा है। अब वीक में ज्यादा क्यों बढ़ रहा है वो देखते हैं। वीक में इसलिए ज्यादा बढ़ता है बेटा कि जब आप पानी डालते हो ऑन डाइल्यूशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब है, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे CH3COH है या NH4OH है, जब इसके अंदर हम पानी डालते हैं, पानी, तो बहुत सारे आयंस ब्रेक होने लग जाते हैं, यानी यहां पर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ आयंस, समझना ध्यान से। तो हो क्या रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या, जब आप डाइल्यूशन करते हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होने का मतलब है कि नए नंबर ऑफ आयंस आ रहे, चार्ज पार्टिकल बढ़ जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में नए चार्ज पार्टिकल आते हैं। अच्छा, अब नए चार्ज पार्टिकल आएंगे तो क्या होगा, ड्यू टू मतलब क्यों होगा, ड्यू टू रिड्यूस आयन आयन इंटरैक्शन। देखो नए चार्ज पार्टिकल भी आते हैं और फोर्स भी कम हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस ड्यू टू रिड्यूस्ड आयन आयन इंटरैक्शन, मतलब फोर्स, आयंस के बीच का फोर्स कम हो जाता है। यानी कि
ये O माइनस और H प्लस, O माइनस और H प्लस के बीच का फोर्स पूरी तरह कम हो जाता है, तो नए नए H प्लस पैदा होंगे, नए नए आयंस पैदा होंगे। इससे क्या होगा? एंड इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोर आयन, और इक्विलिब्रियम इस प्रकार से शिफ्ट हो जाता है कि नए आयंस प्रोड्यूस होते हैं। और आपको पता है अगर नए आयंस पैदा होंगे तो नए आयंस, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल बढ़ेंगे तो एकदम से हमारा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। यानी इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में ये फर्क है कि इसके अंदर सिर्फ क्या हो रहा है? फोर्स कम हो रहा है। इसके अंदर सिर्फ फोर्स कम हो रहा है, और फोर्स कम होने की वजह से थोड़ा बहुत आपका कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी। यहां पर फोर्स भी कम हो रहा है और नए आयंस भी पैदा हो रहे हैं, तो नए नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से और फोर्स कम होने की वजह से इसमें ज्यादा चेंजेस आते हैं। यानी यहां पर दो लोग हैं, एक तो नए नंबर ऑफ आयंस और दूसरा फोर्स का कम होना, और इसके अंदर सिर्फ एक है, फोर्स का कम होना। तो इसका ज्यादा क्यों बढ़ता है? न्यू नंबर ऑफ आयंस की वजह से। समझ में आ गया? तो प्लीज आगे बढ़ते हैं। देखो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है कि आपने बहुत सारा पानी डाल दिया, या इसको हम जीरो कंसंट्रेशन बोलते हैं, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया है या जीरो कंसंट्रेशन हो गया है, तो हमें क्या निकालना होता है? हमें निकालनी होती है वैल्यूज, ठीक है ना? तो वैल्यूज कैन नॉट डिटरमाइन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझना बात को। देखो, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर आप ग्राफ देखोगे, अभी मैं समझा रहा हूं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसा हो जाता है सीधा। अगर ये ग्राफ ऐसा सीधा हो गया है ना, सीधा बिल्कुल, तो इस पॉइंट पर आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि ग्राफ बिल्कुल ऊपर चला गया। यानी कि ये जो कोहरलॉस लॉ है, हम क्यों पढ़ रहे हैं आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिश क्या कर रहा हूं कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या जीरो कंसंट्रेशन पे आप वैल्यूज जो है, वैल्यूज कैन नॉट डिटरमाइंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसा होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसा होता है कि आप यहां पर इसकी वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। तो हम इस्तेमाल करते हैं कोहरलॉस लॉ। प्यारे बच्चों, ये कोहरलॉस लॉ क्या है, इसको समझाने का मैं आपको प्रयास करता हूं। देखो, कोहरलॉस लॉ कहता है कि देखो यार, कहता है कि सो वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ आयंस। कोहरलॉस लॉ कहता है कि अगर आप ग्राफ से वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते ग्राफ से वैल्यू फाइंड? क्योंकि जो ग्राफ है वो सीधा ऐसे जा रहा है, बिल्कुल ऊपर, तो आप यहां पर वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे। तो वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ आयंस, हम आयंस की वैल्यू आयंस से फाइंड कर सकते हैं। अभी आपको समझ में आएगा, टेंशन मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, लैम्डा एम जीरो, ये लैम्डा एम जीरो का से मतलब क्या होगा कि हम जो वो निकाल रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना? ये मोलर कंडक्टिविटी आएगा, इसको मिसप्रिंट है, मैं इसको ठीक कर देता हूं। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम एट जीरो कंसंट्रेशन या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब जीरो कंसंट्रेशन हो या इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो, तो यहां पर हम नॉट लगाते हैं, लैम्डा एम नॉट जीरो। हमारी प्रॉब्लम क्या है ये समझना। हमारी प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फील करना बात को, मैंने कहा मुझे CH3COOH के लिए लैम्डा एम नॉट निकालना है। लैम्डा एम नॉट का मतलब है जब हम जीरो पर पहुंच गए, तो जीरो पर आप ग्राफ से इसका आंसर नहीं निकाल सकते। अगर आप ग्राफ से आंसर नहीं निकाल सकते तो आपको कैसे निकालना है ये समझो। तो कोहरलॉस लॉ कहता है वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ आयंस, हम आयंस की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, हमें ग्राफ की नीड नहीं है। कैसे, उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मान लो हमारे पास इक्वेशंस दिया हुआ है, CH3CO - Na+ HCl NaCl। अब देखो, एक मैं जादू करने वाला हूं। क्या जादू कर रहा हूं? मैं इक्वेशन 1 लिख रहा हूं, इक्वेशन 1। अब मैं इसमें प्लस कर रहा हूं इक्वेशन 2 और माइनस कर दूं इक्वेशन 3, तो क्या होगा समझना। तो अब देखना क्या होगा समझना। अगर आप इक्वेशन 1 लोगे तो आपको मिलेगा CH3CO - Na+, ठीक है, CH3COO - Na+। इक्वेशन 2 आप ऐड कर रहे हो, यानी आप HCl ऐड कर रहे हो, HCl। तो इन दोनों को मिलाने से क्या हो रहा है समझना। इन दोनों को मिलाने से ये हो रहा है प्यारे बच्चों कि आपका ये Na+ और Cl- निकल सकता है, तो आपको एक चीज मिल जाएगा CH3CO - H+, यानी आपको CO- और H मिल जाएगा, और एक्स्ट्रा आगे आपके पास NaCl, एक्स्ट्रा आपके पास NaCl है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने से आपको एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यू मिल गई, बस इसमें एक्स्ट्रा आ गया है NaCl। तो आप माइनस कर रहे हो इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 माइनस करने का मतलब है NaCl को आप माइनस कर रहे हो, तो आपने NaCl माइनस किया है, तो NaCl कट जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा CH3COO - H+। यानी मेरे पूरे थ्योरी से क्या मतलब था मैं आपको समझा दूं। मेरे पूरे थ्योरी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक मतलब CH3COH के लिए, आप ग्राफ से वैल्यू नहीं निकाल सकते। इस ग्राफ से वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर आप यहां की बात करो लैम्डा एम नॉट, अगर जीरो कंसंट्रेशन की बात करें तो आप ग्राफ से वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर आप ग्राफ से वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं तो आप आयंस की हेल्प से निकाल सकते। कैसे? हमने इसको ऐड किया, ये बना लिया, जो एक्स्ट्रा NaCl आ गया उसको फिर NaCl से माइनस कर दिया। यानी अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अगर मुझे निकालना था लैम्डा एम नॉट किसके लिए? CH3COH के लिए, तो आंसर पता है क्या आएगा? देखो, 40 + 30 - 15, 40 + 30 - 15, और आंसर हमारी जेब में है। तो अगर आपसे कोई बोले कि कोहरलॉस लॉ को क्यों लाया गया है, तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जिसका ग्राफ एकदम अजीब होता है, उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। तो कोहरलॉस लॉ कहता है कि आप ग्राफ से वैल्यू मत निकालो, आप आयंस की हेल्प से वैल्यू निकालो। आई होप आपको समझ में आ गया हो। आप प्लीज कमेंट करना। प्यारे बच्चों, आप प्लीज यहां से डेफिनेशन को लेने का प्रयास करें। ये डेफिनेशन क्या है बेटा?
इट स्टेट्स दैट एट जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या जीरो कंसंट्रेशन हो या इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो, इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ द कटाइन एंड अनाइन। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है ये, ठीक है। तो आप सिंपल है ऐड कर सकते हो, कटाइन और अनाइन को जोड़ोगे, जैसे हमने यहाँ पर क्या है प्लस माइनस वाले को जोड़ा और आंसर हम लेके आए हैं। तो बेटा ये डेफिनेशन होती है, प्लीज नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नोट कर लिया। आप देखो एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा रहा हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर कभी भी आपको अल्फा निकालना हो, अल्फा का मतलब चैप्टर 2 सॉल्यूशन में पढ़ाया था मैंने, फिर भी बता रहा हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो आपको पता होगा पानी डालने से आयंस टूटते हैं, तो मान लो हमने नमक डाला या हमने डाल दिया CH3COH पानी के अंदर, तो पानी के अंदर डालने पर वो टूटेगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि कौन चीज कितना टूट रहा है पानी के अंदर, वो पता लगता है इससे कि जो नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी है जो आपने पढ़ा है, और अभी आपने इनफाइनाइट वाला पढ़ा है, तो नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट वाले से डिवाइड करोगे। इनफाइनाइट मतलब जीरो कंसंट्रेशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं इसको, या इसको जीरो कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो नॉर्मल वाले वैल्यू को जीरो वाले से डिवाइड करोगे तो आपको अल्फा मिलेगा। इसके साथ कुछ बोनस दे रहा हूं, बोनस एक होता है बेटा Ka, ये 11th क्लास में था, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर, तो 1 माइनस अल्फा, आई होप ठीक है। C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, जहां पर C का मतलब होता है बेटा मोलैरिटी, C का मतलब मोलैरिटी, अल्फा मतलब मैंने आपको बता दिया। अभी हम क्वेश्चन लेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप नोट करो। प्यारे बच्चों ये एनसीईआरटी है, देखो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, देखते हैं चलो। लिखा हुआ है, समझना ध्यान से, कि द कंडक्टिविटी दिया हुआ है K, फील करना K दिया हुआ है K, द कंडक्टिविटी। अब ये देखो मोल इनवर्स, ये बेटा मोलैरिटी होता है, मोल्स पर लीटर। चैप्टर 2 में, चैप्टर 1 में मुझसे पढ़ा आपने सॉल्यूशन में, मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये मोलैरिटी होता है। तो ये मोलैरिटी है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना कि बता रहा हूं, ये मोलैरिटी है। तो क्वेश्चन से सीखो, क्वेश्चन है मोलैरिटी दिया हुआ है और हमें कंडक्टिविटी दिया हुआ है K, बोला है कंडक्टिविटी, सिर्फ K बोला है, कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोलैरिटी इज इतना। बेटा ये कंडक्टिविटी है K, ये K की वैल्यू है, कितनी वैल्यू जो भी है 4.95 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर -1। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें कंडक्टिविटी दे रहा हूं, मोलैरिटी दे रहा हूं, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। कह रहा है कि भाई डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो, और ये जीरो वाला दे रखा है, जीरो वाला इतना दे रखा है 390.5। यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है मैं आपको बता दूं, हमें K दे रखा है जी, हमें मोलैरिटी दे रखा है जी, हाँ K मोलैरिटी दे रखा है, और हमें लैम्डा m नॉट दे रखा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि तुम अल्फा फाइंड करो, क्या फाइंड करो, अल्फा। अब देखो अल्फा फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमें, नॉर्मल वाला मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में इनफाइनाइट वाला मोलर कंडक्टिविटी। तो मेरे प्यारे बच्चों नॉर्मल वाला मोलर कंडक्टिविटी हमें पता है, इनफाइनाइट वाला सॉरी, इनफाइनाइट वाले की वैल्यू दे रखी है 390.5, आप चेक कर सकते हो। देखो बोला कि कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमें अल्फा की नीड पड़ेगी, समझो मेरी बात को, हमें अल्फा की नीड पड़ेगी, पहले हमें अल्फा ही निकालना पड़ेगा। तो अल्फा के लिए लैम्डा m नॉट दे रखा है, ये रहा लैम्डा m नॉट की वैल्यू दे रखा है 390। तो अगर मुझे ये वाली वैल्यू दे रखी है तो मुझे लैम्डा m निकालना पड़ेगा। अब मैं लैम्डा m कैसे निकालूंगा, तो लैम्डा m निकालने का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, कंडक्टिविटी अपॉन में मोलैरिटी इनटू में 1000। तो यहां से हमारा ये भी निकल जाएगा, ठीक है जी। तो ये वाली वैल्यू दी है और ये निकल जाएगा, तो यहां से हमें अल्फा मिल जाएगा, ओके जी, अल्फा डन। अब अल्फा मिल गया तो इजीली हम क्या निकाल सकते हैं बताओ, इजीली हम निकाल सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला बहुत सिंपल था डिसोसिएशन कांस्टेंट का, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, जहां पर C का मतलब होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी हमें पता है, अल्फा जी अल्फा हम निकाल चुके, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, मैं आपको कैलकुलेशन सिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा मजाक में मैंने एक क्वेश्चन आपको करा दिया, ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, मैं आपको बता दूं, ये वाला जो हमने किया था, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, CH3COH वाला, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है बेटा, कोर लॉस लॉ का क्वेश्चन ऐसा आएगा। देखो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं इस पूरे टॉपिक पर, और एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो मैंने आपको भी बताया, ये कि देखो यहां पर भी लोगों ने 1000 से मल्टीप्लाई कर रखा है लैम्डा m निकालने के लिए, K अपॉन में C इंटू में 1000, तो यहां से नॉर्मल मिलेगा आपको, ठीक है। फिर अल्फा निकालोगे, नॉर्मल वाले को इनफाइनाइट वाले से डिवाइड करके, और इसमें इनफाइनाइट वाले की वैल्यू दे रखी है, जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट इसी को बोलते हैं, और K निकाल लिया फॉर्मूला लगा के। अगर सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट, देखो हम यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करने आए हैं, कैलकुलेशन करने नहीं आए हैं, प्रैक्टिस तो आप ही को करना है प्यारे बच्चों। अब हम सेल्स की बात करते हैं। देखो अगर हम सेल की बात करें तो पीछे हमने पढ़ा कि एक बर्तन होता है, उस बर्तन में नमक डाल देते हैं, नमक, फिर इसकी हम कंडक्टेंस निकालते हैं, कंडक्टिविटी निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। तो इसका नाम पता क्या होता है, इसका नाम होता है कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल, क्योंकि इस सेल की हेल्प से हम निकालते हैं G कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और एक और चीज हम निकालते हैं लैम्डा m नॉट, जब कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो। तो चार चीजें हम पढ़ते हैं, कंडक्टिविटी सेल इसका नाम होता है। अब हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिसिस में हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूं। देखो तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को मैं अपने हिसाब से समझाऊंगा तो आप जल्दी समझ जाओगे बेटा। जैसे मान लो हमारे पास नमक है NaCl, तो होता क्या है प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, इसके अंदर लगाते हैं ये इलेक्ट्रोड और लगाते हैं बैटरी, यानी इस बार हम बाहर से करंट दे रहे हैं,
हम करंट दे रहे हैं, देखो करंट हम दे रहे हैं, हम बाहर से करंट दे रहे हैं। तो जब हम बाहर से करंट देते हैं तो पता है क्या होता है, एक बड़ी गजब की बात, ये वाला हिस्सा इसका पॉजिटिव होता है और ये हिस्सा इसका नेगेटिव होता है। तो बेटा ये जो प्लस वाला है, प्लस वाले उसकी तरफ ये माइनस वाला चला जाता है, क्लोरीन। तो क्लोरीन चला गया, ये जो माइनस वाला है Cl माइनस प्लस के पास चला गया, तो हमें यहां पर मिलेगा क्लोरीन गैस, Cl2 गैस, यहां पर क्लोरीन गैस निकलते हुए दिखाई देगा। और ये जो Na प्लस है वो माइनस के पास चला जाएगा, तो यहां पर आपको मिलेगा सोडियम मेटल। तो जब हम करंट देते हैं और पार्टिकल को सेपरेट करते हैं, पार्टिकल को दूर करते हैं, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है प्यारे बच्चों, समझना, ये रहा हमारे पास, ये रहा। तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है बेटा, प्लस वाले को एनोड बोलेंगे ऑक्सीडेशन होगा, यहां माइनस वाले को कैथोड बोलते रिडक्शन होगा। ये पिछले वाले से अलग है, याद रखना, यहां प्लस वाले को एनोड ऑक्सीडेशन बोलते हैं, माइनस वाले को कैथोड रिडक्शन बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होता है समझना, व्हेन सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, हम इसमें इलेक्ट्रिकल दे रहे हैं और हमें केमिकल मिल रहा है, हमें क्लोरीन गैस मिल रहा है, हमें सोडियम मिल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। और यहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क। अब तुम बोलोगे नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क से क्या मतलब है, देखो नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो खुद ना हो, जो खुद ना हो, खुद ना हो। अब मुझे आप खुद बताओ, आप अपने आप बताओ, क्या क्लोरीन, हमने अपने हाथ में क्लोरीन, हमने अपने हाथ में नमक रखा, तो नमक के अंदर से अपने आप क्लोरीन गैस नहीं निकलेगा, नमक के अंदर से अपने आप सोडियम नहीं निकलेगा, तो ये चीज अपने आप नहीं हो रही है, हम बिजली की सहायता ले रहे हैं। तो बेटा यही होता है इलेक्ट्रोलिसिस। आप प्लीज नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अगला टॉपिक हमारे पास होता है ये। अब यहां पर आपको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा इस टॉपिक को प्लीज एनसीईआरटी से रिएक्शन याद कर लेना, या एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपको ये रिएक्शन याद ही करने पड़ेंगे। रिएक्शन याद करवाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है फिलहाल। देखो होता क्या है, जैसे हमने पढ़ा कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस करने से हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे कभी क्लोरीन गैस मिल गया, कभी ऑक्सीजन गैस मिल गया। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि जब आप बिजली डाल रहे हो तो बिजली डालोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको। तो देखो यहां पर हमारे पास क्या है, मैं आपको बता दूं, टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और जैसे हमारे पास NaCl है, पिघला हुआ मोल्टन NaCl, अगर हमारे पास मोल्टन NaCl है तो कैथोड पे, कैथोड मतलब जहां पे रिडक्शन होता है, आपको सोडियम मेटल मिलता है और एनोड पे आपको क्लोरीन गैस मिलता है। यही एग्जांपल मैंने आपको करवाया था, और इसका ये एग्जांपल होता है बेटा, ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एग्जांपल, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उल्टा लिख दिया गया, नहीं ठीक है, सही है, सही है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के आपके पास एग्जांपल है कि देखो सोडियम का रिडक्शन हुआ है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा आपको सभी याद करने पड़ेंगे कि अगर आपके पास एक्वस NaCl है, अगर एक्वस NaCl है पानी के साथ, H2O प्लस NaCl पानी के साथ, ये पिघला हुआ नमक था, इसमें पानी नहीं था, इसमें पानी और नमक है, तो हाइड्रोजन गैस मिलता है और क्लोरीन गैस मिलता है। अच्छा, क्लोरीन गैस क्यों मिलता है, उसके पीछे एक रीजन होता है कि ओवर वोल्टेज की वजह से, ठीक है। तो ध्यान रखना हमेशा, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हमें एनोड पे हमेशा ही क्लोरीन गैस क्यों मिल रहा है। अगर हम मोल्टन NaCl ले रहे हैं तब भी क्लोरीन गैस, एक्वस NaCl लिया है तब भी क्लोरीन गैस, तो ओवर वोल्टेज की वजह से क्लोरीन गैस ही मिल पाता है। लोग कहते हैं कि यहां पर ऑक्सीजन गैस भी मिल सकता है, लेकिन ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि ओवर वोल्टेज चाहिए, ऑक्सीजन गैस के लिए ओवर वोल्टेज चाहिए, इसीलिए क्लोरीन गैस मिल जाता है आसानी से। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन, मैं सिंपल बोल रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, देखो लोग कहने वाले कुछ भी कहेंगे, लोगों ने ये कह दिया कि भाई तू क्लोरीन गैस ही बार बार क्यों लिख रहा है, तो ऑक्सीजन गैस लिख। तो तुम बोलना भैया ओवर वोल्टेज चाहिए, अगर तुझे कोई और गैस चाहिए ना, तुझे अगर ऑक्सीजन गैस चाहिए तो ओवर पोटेंशियल चाहिए, ओवर वोल्टेज चाहिए, और क्लोरीन आसानी से हो जाता है, इसलिए क्लोरीन मिल जाएगा हमें। तो इस बात को कहीं पर लिख लेना कि हमें यहां पर क्लोरीन गैस ही क्यों मिलता है, क्योंकि अदर जो है, अदर जो ऑप्शन है ओवर वोल्टेज रिक्वायर। इस बात को लिखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दूसरों के लिए ओवर वोल्टेज चाहिए और क्लोरीन को ओवर वोल्टेज नहीं चाहिए। जैसे अगर मेरा काम, मैंने कहा कि मैं एक गली मोहल्ले से सिंगर बुला लाया, उसने 500 में काम कर दिया, आसानी से हो गया। अब मैं बोलूं कि नहीं भाई मैं तो अरिजीत सिंह को बुलाऊंगा, तब तो दिक्कत हो जाएगी, ओवर पैसा चाहिए, ओवर पैसा, वही वाली बात है। क्लोरीन गैस सस्ते में हो जाता है, ऑक्सीजन गैस के लिए ओवर पोटेंशियल चाहिए, इसलिए यहां पर ऑक्सीजन गैस नहीं है। अब प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान देना, अगर हम डाइल्यूटेड H2SO4 लेंगे तो क्या होगा, H2 गैस, O2 गैस, और वो रिएक्शंस दिए हुए हैं, आप प्लीज इस रिएक्शंस को भी देख लेना। ऐसे ही पूरे, फिर ये देखो एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन जरूर करना, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन या एनसीईआरटी की थ्योरी से ये सब याद कर लेना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम्हें लगता है मैं जादू कर सकता हूं, तो यहां पर कोई जादू नहीं होने वाला, जो रिएक्शन होता है वो होता है, वो आपको लिख लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। क्या बात समझ पाए, बहुत बढ़िया। तो अभी हमने पढ़ा बेटा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, अब हमें 2 लॉज पढ़ने हैं बस। प्यारे बच्चों अब इस चैप्टर में हमारे पास 2 लॉज हैं, ठीक है। तो हम बेटा फैराडेज के लॉ देखने जा रहे हैं। अब ये फैराडेज लॉ क्या है, इसमें बहुत सारी थ्योरी हमें पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा। तो देखो फैराडेज साहब ने कुछ लॉज बनाए हैं, जिसमें हमारा पहला लॉ ये कहता है कि देखो यार, अगर तुम्हारे पास एक सेल है, तुम्हारे पास एक सेल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जहां पर आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो 2 डंडे होंगे, एक को एनोड एक पे कैथोड, एक जगह पर कुछ जाएगा और एक जगह पर कुछ जाएगा। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है समझना, कहता है इट स्टेट्स दैट वेट ऑफ प्रोडक्ट, कि कितना सोडियम आया, सोडियम कितना इकट्ठा हुआ, क्लोरीन गैस कितना इकट्ठा हुआ, वेट ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कितना वेट हमें मिला, मतलब कितना सोडियम आया, कितना क्लोरीन गैस आया। तो जो वेट है, वेट वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कितना चार्ज हमने सप्लाई किया। चार्ज मतलब क्या, देखो बैटरी, जब आप बैटरी लगाओगे ना बेटा, एक प्रकार से करंट भेज रहे हो आप, और करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज।
तो कितना वेट इकट्ठा होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाइड। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो जेड आएगा बेटा, जेड। ये जो जेड होता है बेटा, ये जेड हमारा होता है कांस्टेंट। जेड का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। देखो जेड के बारे में बता दो, तो फर्स्ट लॉ कहता है W इज इक्वल टू जेड इंटू में चार्ज। तो और चार्ज का मतलब पता है क्या, देखो करंट का मतलब होता है चार्ज अपॉन में टाइम, तो चार्ज का मतलब होता है करंट इंटू में टाइम। तो चार्ज का मतलब है करंट इंटू में टाइम। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला है। पर इसमें जेड क्या होता है, देखो जेड, जेड होता है बेटा, समझना ध्यान से, एटॉमिक वेट अपॉन में n 96500 कूलम। 96500 समझो, ये रहा एटॉमिक वेट अपॉन में 96500 इंटू में n, जहां n क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। n की बात हम बढ़िया से कर चुके कि इलेक्ट्रॉन के पीछे कितने नंबर है। जैसे हमने बोला कि किसी रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 होगा n की वैल्यू। और z का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये कांस्टेंट है, देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पर आया z। तो बेटा ये फर्स्ट लॉ है, यानी ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ का है। z का मतलब होता है एटॉमिक वेट अपॉन में n। अब एटॉमिक वेट क्या होता है बता रहा हूं। मान लो मुझसे किसी ने बोला कॉपर, तो कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5, तो यहां पर 63.5 आएगा। और कॉपर के ऊपर अगर +2 है तो यहां पर n की वैल्यू हम 2 ले लेंगे, क्योंकि +2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, 2। तो यहां पर n की वैल्यू हम 2 ले लेंगे, क्योंकि भाई कॉपर +2 का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े। तो एटॉमिक वेट हो गया 2, एटॉमिक वेट हो गया 63.5 और n और 96500। तो बेटा ये फैराडेज का फर्स्ट लॉ है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सेकंड लॉ एक बार और देख लेंगे। और कहीं ना कहीं ये लॉजिकल भी है कि कितना वेट होगा, सोडियम कितना इकट्ठा होगा, क्लोरीन कितना होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कितना आपने चार्ज सप्लाई किया है, कितना आपने करंट सप्लाई किया है। क्योंकि देखो चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब होता है करंट इनटू में टाइम। क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है चार्ज करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम, तो करंट इनटू टाइम हो जाएगा हमारा चार्ज। सो अब प्यारे बच्चों फैराडे साहब का सेकंड लॉ क्या है, देखिए लिखा हुआ है द मास ऑफ डिफरेंट, ठीक है, द मास ऑफ डिफरेंट आयंस। बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने कहा देखो इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार बहुत सारे सेल्स हैं हमारे पास, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया, सीरीज में। जैसे मान लो एक में कॉपर सल्फेट है, एक में नमक है, NaCl है, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक में कॉपर सल्फेट को बिजली दे रहे हैं, बिजली करंट, और सेम करंट हम NaCl को भी दे रहे हैं। तो इस बार ये दोनों सीरीज में है। तो ये सेकंड लॉ कहता है कि अगर आपने सीरीज में लगाया है 2 सेल्स को, तो इसका जो वेट होगा, वेट मान लो कॉपर का वेट ऑफ कॉपर डिपेंड करेगा E1 पर। अब ये E1 क्या है ये समझाऊंगा। और मान लो हम सोडियम की बात कर रहे हैं, तो वेट ऑफ सोडियम डायरेक्टली डिपेंड करेगा E2 पर। अब ये E1 E2 क्या है मैं समझाता हूं। देखो E1 का मतलब होता है एटॉमिक वेट अपॉन में n। जैसे हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के लिए आंसर आएगा 63.5, इसका एटॉमिक वेट होता है 63.5, और n की जगह पर हम कॉपर का +2 होता है, +2, तो n की जगह 2 आएगा। तो E1 का मतलब हो गया 63.5 अपॉन में 2। अब मान लो मुझे सोडियम के लिए निकालना है, E2 सोडियम के लिए। देखो W का मतलब सबको पता है, W का मतलब होता है वेट, कि कॉपर का कितना वेट इकट्ठा होगा। W का मतलब सोडियम का वेट कितना इकट्ठा होगा, पर E2 का मतलब समझो कि एटॉमिक वेट 23.5, सोडियम का 23.5 होता है, और सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है दोस्तों, +1। क्या होता है, +1, तो ये 1 हो गया। यानी कि E का मतलब क्या होगा, एटॉमिक वेट अपॉन में n, तो यहां भी एटॉमिक वेट अपॉन में n। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा, ये कहता है सुनना कि वेट ऑफ फर्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, वेट ऑफ सेकंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, और दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो W1/W2 आएगा E1/E2। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप सीरीज में इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, किसी में कॉपर सल्फेट डाल के, किसी में NaCl डाल के, तो पहले वाले का वेट और दूसरे वाले वेट का रेशियो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होगा। और इक्विवेलेंट वेट बड़ा आसान है, एटॉमिक वेट अपॉन में n, एटॉमिक वेट अपॉन में n। क्वेश्चन करेंगे अभी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लिखा है द मास ऑफ डिफरेंट आयंस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्लेस्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया है, प्लेस नहीं होगा, पास होगा यहां पे, ठीक है। देखो द मास ऑफ डिफरेंट आयन लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड, द मास ऑफ डिफरेंट आयन liberated at electrode when the same amount of electricity is passed through different electrolytes, same electricity इससे और इससे भी पास हो रहा है, यानी सीरीज में है, are directly proportional to their chemical equivalent weight। जो वेट है, वेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E के, और E का नाम होता है केमिकल इक्विवेलेंट वेट। E का मतलब है केमिकल इक्विवेलेंट वेट। तो बेटा E का जो नाम है केमिकल इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, और डिवाइड करेंगे तो W1/W2 E1/E2, और हमें E1 E2 निकालना आता है। फटाफट नोट कर लो अगर समझ में आ गया है तो। प्यारे बच्चों अब ये क्वेश्चन देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइज्ड, उसका इलेक्ट्रोलाइज किया गया है, ठीक है। ऐसी बात है, करंट इतना है 20 मिनट के लिए, तो कैलकुलेट द मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड, मास मतलब वेट, बताना कितना वेट, वेट का फॉर्मूला होता है ZIT,
जब भी कोई आपसे वेट पूछे, यहां पर देखो फैराडेज का सेकंड लॉ नहीं लगेगा। रीजन क्या है, इसमें बोला ही नहीं है कि दो है कि एक है, इसमें सिर्फ एक बंदा है। और जब सिर्फ एक बंदा हो, तो हम लगाते हैं फर्स्ट लॉ, और दो होते बोलते हैं कि दो है भाई, तो हम लगाते हैं सेकंड लॉ, क्योंकि सेकंड लॉ 2 3 4 5 जितने मर्जी के लिए लगा लो। सेकंड लॉ में आपने क्या पढ़ा है, W1/W2 इज E1/E2, तो सेकंड लॉ 2 3 के लिए लगाते हैं। तो यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखो, वेट इज इक्वल टू ZIT। तो वेट की जगह पर हमें वेट निकालना है, जेड की जगह पर क्या होता है, एटॉमिक वेट अपॉन में n अपॉन में 96500, और करंट की जगह करंट, टाइम की जगह टाइम। तो एटॉमिक वेट कितना है जी, दिया हुआ है एटॉमिक 58.7, तो एटॉमिक वेट की जगह पर 58.7, करंट कितना है जी 5 एम्पियर, कितने टाइम के लिए, 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब हो गया 20 इंटू 60 सेकंड, सेकंड में करना पड़ेगा। अब नीचे क्या है, n। अब ये निकल है बेटा, Ni+2 में होता है, ठीक है, Ni+2 में, Ni किसमें होता है, निकल +2 में। सबको पता होना चाहिए, ये बात सबको ऑटोमेटिक पता होना चाहिए कि निकल +2 में ही होता है। अब कई लोग बोलेंगे कैसे, देखो Ni को तोड़ोगे, NiNO3, NiNO3, अब यहां 2 है, बचपन में आपने पढ़ा है कि यहां 2 कहां से आता है, यहां से चल के यहां आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो अगर 2 ब्रैकेट में यहां पर है, इसका मतलब वो Ni के ऊपर था, ये आपको फील करना आना चाहिए। तो n की वैल्यू 2 हो गई, और बगल में 96500, सॉल्व करें ना, आंसर आ जाएगा बेटा, आंसर ग्राम में आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे फॉर्मूला लगाया जाता है। आई होप एवरीवन इज क्लियर। देखो हमने इस चैप्टर के, अब मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, देखो मेरे बुक से प्रैक्टिस करना आप, ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है बुक मंगा लो, फ्यूचर में मैं उसी से प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। और जिनके पास बुक है वो भाई एक बार एनसीईआरटी जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। देखो एनसीईआरटी एग्जांपल 2.1, ठीक है, एग्जांपल 2.3, इंटेक्स क्वेश्चन 2.4, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन 2.4। एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जांपल 2.4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी एग्जांपल 2.4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको घर पे करना किसी भी हाल में। एनसीईआरटी एग्जांपल 2.7, 2.8, 2.9, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे, बहुत चांस है। अब आ जाओ एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में आ जाओ, एक्सरसाइज में बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2.18, क्वेश्चन नंबर 2.5, क्वेश्चन नंबर 2.15, क्वेश्चन नंबर 2.16। ये बुक मंगा लेना फिजिक्स और केमिस्ट्री की, अमेजोन पे लिखना मुनील सर बुक्स, आ जाएगा। अब एक बोनस क्वेश्चन दे रहा हूं प्यारे बच्चों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, मैं आपको बता दूं, सुन लो, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, रिएक्शन लिख देंगे कि कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 0, फाइंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, आपसे चार्ज के बारे में पूछेंगे, तो रिएक्शन देख के चार्ज कैसे बताते हैं, देखो ये बेटा 2 मोल लिखा हुआ है, 2 मोल, तो आप लोगों को मैंने एक चीज याद करवाया था, एक मोल में 1F के बराबर होता है, तो 2 मोल में चार्ज होंगे 2F, तो आप बोलना जो चार्ज होगा, चार्ज क्यों, मतलब चार्ज होगा यहां पर 2F के बराबर, और चाहे तो F की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, 96500 कूलम, तो ऐसे निकालते। अगर यहां 6 लिख दिया किसी ने 6, तो आंसर आएगा 6F, किसी ने 8 लिख दिया तो आंसर आएगा 8F। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, बाकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने वादा किया है बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, हर चैप्टर कम से कम 50-60 क्वेश्चन पक्का प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी अपने कॉन्सेप्ट पक्का करो, अपने सिलेबस पक्का करो, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उसको पक्का करो, और जो मैं क्वेश्चन टिक लगवा रहा हूं उनको पक्का करो, बस, और कुछ भी नहीं। और अगर आपको सच में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सॉरी, तो यूट्यूब पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो डाल रखी है, प्लीज उसे देखो, बात खत्म। अच्छा, बिना मेहनत के फल दिए कहाँ जा रहे हो, पता ना क्या करना है। प्लीज़ लव यू ऑल, और प्लीज़ सपोर्ट करते रहो, बहुत सारी वीडियोस बोर्ड से पहले आपके लिए लाते रहेंगे।